न्यूज़ बताएंगे। कोई वॉलंटियर कीजिए। सर बोले। हाँ हाँ, राकेश बोलिए। सर इंटरनेशनल न्यूज ये थी कि भारत ईयू के साथ बातचीत कर रहा है एफटीए के लिए। उसमें एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को हम्म। सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। और दूसरा इंटरनेशनल न्यूज था कि पाकिस्तान ने यूएसए से रिक्वेस्ट किया है कि वो वेनेजुएला की तर्ज पे ही इ- ईरान के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करे और ओके। उन पर मुकदमा चलाए। और सर और राष्ट्रीय न्यूज ये थी कि अमित शाह जी ने एनआईएमडी नेशनल आईडी आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है सर। हम्म। और बिहार की न्यूज ये थी कि जो जल मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, हाँ हाँ। सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ सिंचाई से रिलेटेड इन्होंने बात की थी। सिंचाई से या फिर छोटी नदियों के सर्वे सर्वे करवाना करवाने से जी रिलेटेड। सर, छोटी नदियों का सर्वे कराना और उसमें जो भी समस्याएं हैं जैसे गाद की समस्या, इन सबको से निपटने के लिए। ओके ओके। और कोई? हाँ, अजहर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, बिहार से रिलेटेड सर न्यूज़ बताना है। मैं थोड़ा लेट आया हूँ सर। ओके। सर, बिहार से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो बिहार की खाद्य संरक्षण मंत्री है। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सुश्री लेसी सिंह है। उन्होंने जो धान की खरीद है उसका लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है, जो कि पहले 45 मीट्रिक टन पिछले वर्ष था और इस साल जो लक्ष्य को कम करके लगभग 37 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसके अलावा सर, दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन प्रगति मैदान में हुआ है, जिसमें स्पेन और कतर के संस्कृति मंत्री शामिल हुए हैं सर। और इसके अलावा सर, भारत अब सऊदी अरब और यूएई से नवीकरणीय ऊर्जा का आयात करेगा। इसमें सर, जब भारत में गर्मी की स्थिति रहेगी, यानी कि धूप रहेगा, उस समय भारत अपनी जो सौर ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा बनाएगा उसका निर्यात सऊदी अरब और यूएई को करेगा। और जब उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की उपस्थिति होगी तब वहां से नवीकरणीय ऊर्जा का आयात भारत में किया जाएगा। ओके। और कोई? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग नैन्सी। 2-3 दिन से आप सर आज शायद नहीं थे सेशन में। सॉरी सर, कल सर हॉस्टल में थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, तो इसकी वजह से कल सर मैं ज्वाइन की थी, पर फिर मैं लेफ्ट हो गई थी। मैं वो प्रॉपर कनेक्ट हो नहीं पा रहा था। ओके ओके, ठीक है। सर, न्यूज़ सर ये है कि विश्व हिंदी दिवस है आज। और दूसरा सर ये कि सेक्सगाम वैली में चाइना के प्रेजेंस को इंडिया के द्वारा इनकार किया गया है कि उनका प्रेजेंस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो सर कि चाइना से इंडिया का निर्यात चाइना से 33% की वृद्धि हुई है उसमें। हम्म। और सर बिहार में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने डेवलप करने के लिए 350 करोड़ का फंड किया गया है। और सर रूस के द्वारा यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर ओरेसिनिक मिसाइल से अटैक किया गया है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके ओके सर। ओके। और कोई ऐड करेंगे या फिर अपने शब्दों में बोलेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ते हैं। सब लोग
कल जो मैंने क्वेश्चन भेजा था करीब शाम को 6:20 के आसपास में, वहां पे चले जाइए ग्रुप में ही। कल शाम को 6:20 के आसपास में प्रश्न भेजे थे, पहले से ही भेजा हुआ था पर वहां से फिर से डाल दिए थे। तो कल हम लोग ये स्टार्टअप्स के बारे में बात किए थे कि कौन कौन से बिहार के फेमस या फिर इम्पोर्टेंट स्टार्टअप्स हैं। तो किन्हीं को याद है कल का, बताएंगे? यस सर। देहात था सर, सतूज था, एगोज भी है। पर एक और था सर जो सफाई से रिलेटेड था, याद ओके। नहीं आ रहा सर। और कोई? एक सर रोडवेज भी था। हम्म। एक सर एक के बारे में जानना है सर, रेल रेस्ट्रो भी बिहार का ही है क्या सर? देख लीजिए, मतलब ये तो फैक्चुअल बात है। ओके सर, क्योंकि मुझे इसका सोर्स नहीं मिल रहा है सर। मैंने कुछ गूगल एआई पे देखा था तो उसमें दिखा रहा था। ओके ओके। हम्म। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं उससे आगे कि फूड प्रोसेसिंग में बिहार में क्या संभावनाएं हैं, खाद्य प्रसंस्करण में, और मक्का प्रसंस्करण की भी संभावनाएं बता दीजिएगा। सर पहली बात तो बिहार खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पे सर बहुत सारे टाइप की सब्जियां होती है, जिसमें आलू, इसके अलावा सर बैंगन, और इसके साथ साथ सर जो पूर्वी बिहार का क्षेत्र है उसमें मक्का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एक ओके। अमेरिकी संस्था है उसके अनुसार बिहार सर सबसे फर्टाइल लैंड वाले एरिया में से एक है, और ट्रेवल के कारण इसकी बहुत सारी फसल खराब हो जाती है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सर इसको बहुत तेजी से बढ़ावा दे सकता है। फूड हम्म। प्रोसेसिंग का काम जैसे सर मक्का से पॉपकॉर्न बनाना, इसके अलावा सर गन्ना का से शुगर वाली जो भी इंडस्ट्रीज है उनमें यूज़ करना, इसके अलावा सर आलू के चिप्स विप्स और पैकेजिंग मटेरियल में बहुत अच्छा यूज हो सकते हैं। हम्म। और कोई? मक्का के बारे में बताइए। सर प्रोडक्टिविटी के मामले में सर ये अमेरिका से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बिहार के सर पूर्णिया और अररिया जिला में है, मेज का सर। और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट भी बन सकते हैं सर। जैसे अजहर ने बताया कि इससे पॉपकॉर्न बनाया जा सकता है, और भी कॉर्न उसके सब बना सकते हैं सर हम लोग। ओके ओके। ठीक है। और अगर ये मक्का को जैसे एक न्यूज़ आया था कि अ, दूध के जैसा इसमें पौष्टिकता रहेगी, तो इन इसके लिए क्या रिसर्च या फिर क्या किया जा रहा है? एक वैरायटी डेवलप की गई जिसका नाम है वीएल त्रिपोशी, ओके। जिसमें प्रोटीन की मात्रा 90% रहेगी दूध के जैसी, और विटामिन ए एनरिच रहेगा। गुड। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर ये वैरायटी का नाम क्या था? रेहा, तुम टाइप कर दो। ओके। अ, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैप नीति के क्या फायदे होंगे? हाँ, थैंक यू रिया। न्यू स्क्रैप पॉलिसी जो लाई गई है, उसके क्या फायदे होंगे? इसमें सर सर इस नए वाहन खरीदने पे एक्स्ट्रा छूट की सीमा तय की गई है सर। जो 25% थी तो शायद 100% कर दिया गया है। ओके।
सर इसमें और ये कहा गया है कि जो भी अगर जो भी वाहन होंगे उस पर अगर कुछ बकाया है या फिर कोई जुर्माना है तो उसे माफ कर दिया जाएगा। और साथ में 5 साल तक इसके रजिस्ट्रेशन को भी फ्री करवा दिया गया है कि अगर वो स्क्रैप कर पॉलिसी का यूज करते हैं तो ओके। इससे सर नए व्हीकल्स जो आ रहे हैं वो लेना आसान हो जाएगा लोगों के लिए पुराने व्हीकल्स के बदले में। तो हम्म। ये ओवरऑल पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्पफुल होगा। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल। गुड। और कोई? अच्छा, ये ई वेस्ट के कुछ उदाहरण दीजिए। ई कचरा जो है वो समस्या इसकी बढ़ती जा रही है, तो कुछ एग्जाम्पल बताइए हमारे डेली लाइफ से। सर मोबाइल्स वगैरह सर जितने ई हैं। वेस्ट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसका कि उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सर पहले पुराने टाइम में हम लोग जो टीवीज यूज कर रहे हैं या फिर जो हैंड बैंड यूज कर रहे हैं, एक आंकड़े से बताया गया कि 2030 तक जो बैंड्स है उनका मात्रा बढ़ेगा। इससे है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसकी मात्रा लगभग 40% तक 2030 तक बढ़ने की संभावना है। अच्छा, ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में कुछ कदम बताइए। क्या ये खतरनाक काम है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग? हाँ, सर ई वेस्ट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा सर प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या भी होती है। अभी सर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि सर ई वेस्ट को पूरी तरीके से रिसाइकल किया जा सके, इसीलिए यह लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का कारण भी बनते हैं। ओके। और कोई? और कोई ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग से रिलेटेड क्या रूल्स हैं भारत में? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वगैरह नहीं देख कर आए हैं? सर एक है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और नेशनल एक्शन प्लान फॉर केमिकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सर हम्म। इसके अलावा और नहीं मिल रहा है। ओके, ठीक है। और बाकी ये ई वेस्ट जो है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से इसका रिसाइकलिंग होता है। दिल्ली वगैरह में बहुत ये स्लम्स वगैरह में रिसाइकलिंग होता है, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स रहता है। ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी नहीं है, हैजार्डस जॉब है। ठीक है, जो केमिकल्स निकलते हैं इससे, तो वो भी ई हम्म। वेस्ट रिसाइकलिंग में एक प्रॉब्लम होता है। और बाकी इसमें जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब भी इम्पोर्टेंट कदम है, जिसके अंतर्गत हम लोग ई वेस्ट को बाद में वापस से रिसाइकल में ला सकते हैं। ठीक है। और 3 Rs का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सब। फिर उसके बाद ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सब भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अ, बिहार में बार बार रिवर एटलस बनाने और सर्वे की बात हो रही है, तो इसके क्या फायदे होंगे? सर सर सबसे पहले रिवर तो जो भी रूल्स बनाने होंगे गवर्नमेंट को उसमें आसानी होगी। उसके बाद सर इसका जो जल जल नियंत्रण का जो, सॉरी सर, बोलिए। सर आपदा आपदा प्रबंधन में इसका उपयोग होगा सर। और ओके। कृषि सिंचाई के लिए जो है प्रॉपर वे से जो है प्लानिंग किया जा सकता है। हम्म। सर और मैं कुछ ऐड करूंगा। हाँ, इसमें बोलिए। सर एक्चुअली जो नदियां हैं उनका शुरू से लास्ट तक मैपिंग की जाएगी और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनकी भी मैपिंग की जाएगी। तो इससे अगर कोई भी क्षेत्र पर अतिक्रमण होता है तो सरकार को इसकी जानकारी होगी कि इन क्षेत्रों पर अतिक्रमण हुआ है। इसके साथ ही सर नदियों का अगर प्रॉपर एटलस होगा तो समय के साथ तो किन किन क्षेत्रों में कार्य करना है उसकी पारदर्शिता आएगी और कहाँ-कहाँ की नदियों में जल की कमी हो रही है या फिर सिल्टेशन की समस्या है या फिर उसमें स्वच्छता की समस्या है, तो उसका समाधान करने में भी आसानी होगी। ओके। और वर्तमान में अभी बिहार की नदियों के सामने क्या समस्याएं हैं? सर अतिक्रमण है सर, गाद जमा होना है सर, पोल्यूशन है सर। और
ओके, कुछ समाधान बताइए। अवैध खनन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अवैध खनन। सर, अवैध खनन की समस्या है और सर गाद की समस्या है, और अतिक्रमण की वजह से मार्ग परिवर्तन सर ज्यादा हो रहा है नदियों का। हम्म। तो ये भी एक समस्या है। सर इसके सॉल्यूशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना हम चला सकते हैं, चेक डैम जैसे कुछ इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं। और सर अतिक्रमण को कम करने का प्रयास करेंगे, और साथ में सर प्लांटेशन पर भी फोकस किया जाएगा। और सर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर इसमें जो यंत्र होता है उसकी उसे लगाया जाना चाहिए। ओके, ठीक है। हाल ही में सर एक गया की नदी बंसी रिवर से रिलेटेड कोई न्यूज एक चल रहा था सर। उसके बारे में कहा गया था कि वो नदी सिमट के अब नाले जितनी हो गई है, और उसमें उनके बहुत सारे क्षेत्रों में अतिक्रमण हो गया है। तो ऐसी नदियों का अतिक्रमण समाप्त करने की आवश्यकता है सर। ओके, नदी का स्वास्थ्य अच्छा रहे या फिर नदी की, तो इसके लिए कोई फिर से समराइज करके बता देंगे, 3 पॉइंट या 5 पॉइंट अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है, और अपना जोड़ के। सर नदी का स्वास्थ्य सही रखने के लिए सबसे पहले जो उसके उद्गम केंद्र हैं वहाँ पे सर वनारोपण किया जा सकता है, ताकि वहाँ पे जल ज्यादा टाइम तक टिके और कटाव ना हो। तो उनका जो उद्गम स्रोत है वहाँ पे भरा जा सकता है। दूसरा सर, वो जो तटवर्ती इलाके होते हैं वहाँ से, सॉरी सर, जो तटवर्ती इलाके हैं सर वहाँ से भूल जाते हैं सर, उसको बोलते क्या है। सर सर इसमें गाद गाद हटाने का कार्य कर सकते हैं सर। नदी के किनारे पर सर पौधारोपण कर सकते हैं। उसके अलावे जो है सर इसमें सॉरी फिर इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फाइटो रिमेडिएशन और बायो रिमेडिएशन जैसी टेक्निक्स। हम्म। सर एक और चीज है, अगर गाद की समस्या से निपटना हो तो गाद निकाल के सर कहीं कहीं पे पुल में, जब पुल बना का निर्माण किया जाता है या ओवरब्रिज बनाए जाते हैं, तो सर वहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी की जरूरत पड़ती है। हम्म। तो अगल बगल के खेतों से मिट्टी निकाल के उसमें डाली जाती है, जिससे वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं और कृषि योग्य जो भूमि होती है उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। तो जो गाद निकाल के अगर उनको वैसे जगहों पे लगाया जाए तो सर दोनों समस्याओं से निपटा जा सकता है सर। अच्छा, ये नदी में अगर पॉल्यूशन है तब, तो रिहा ने कुछ सॉल्यूशंस बताए, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है नदी, रिवर, मतलब हेल्थ के लिए? सर सर इंडस्ट्री, एक सर बायो सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट प्लांट प्लांट। लगाया जा सकता है सर। गुड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सर नदी में जितने भी शहरी कचरे और जो कचरा जाता है उसको नदी में फ्लो होने से पहले ट्रीटमेंट करके ही उसको जाएगा। इसके लिए जो है रूल और इस तरह कुछ करना ठीक है। पड़ेगा। सर एक एक मछली भी होती है, गंबूसी मछली, सर उसको भी उसमें छोड़ा जा सकता है सर, हाँ, उसके ज्यादा बाद पोल्यूटेड एरिया में। इंडस्ट्रीज, जैसे जितने भी फ्लो पॉइंट्स होते हैं या फिर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, जैसे इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। ठीक है। और समाज का क्या रोल हो सकता है नदियों के रख रखाव में, या फिर उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने में? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी से क्या क्या किया जा सकता है? सर जो सर जन पंचायत और भागीदारी में लोगों। तो सबसे सबसे अभी प्रमुखता में मुद्दा है सर कि जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो रसायन जो है सर नदियों में, नदी के वाटर में मिल जाता है और उसका पोल्यूशन बढ़ाता है सर। तो हम्म। इसलिए मुझे और आना पड़ेगा। और सर जो घरेलू वेस्ट होते हैं उनको सर लोग ले जाके नदी में ही फेंकना प्रीफर करते हैं, सर उसको रोका जा सकता है। दूसरा सर, जो विसर्जन के टाइम पे जो मूर्तियां वगैरह हैं सर उनके लिए एक अलग से प्लांट, मतलब जलाशय का निर्माण किया जाना चाहिए, जैसे गंगा किनारे हो रहे हैं कुछ, ये यस, किया जा सकता है सर। ये सब पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको थोड़ा सा मतलब आसपास का थोड़ा लाइव एग्जांपल्स, या फिर जो खुद देखा हुआ है, ठीक है,
मतलब थोड़ा न्यूज़ भी रहना चाहिए और थोड़ा खुद का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। ठीक है, गुड। आगे का सवाल है कि बिहार के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेम कुमार। श्री श्री। प्रेम कुमार। हाँ। और विधानसभा भवन की स्थापना कब हुई थी? 1912 में सर। दिन? सर डे दिन पता नहीं है। ओके, कोई बताएंगे दिन? सर कब फरवरी विधानसभा में है। भवन का प्रबोधन दिवस होने वाला है सेलिब्रेट? हाँ रिहा, आप क्या बोल रहे थे? शायद फरवरी है। हाँ, फेब तो है उसमें डेट्स, 7 फरवरी। ठीक है। क्योंकि न्यूज़ में था इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी तो उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जिनका 7 फरवरी के आसपास में होगा इंटरव्यू, तब फिर उस समय ये न्यूज़ में फिर से दोबारा आएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय स्पीकर, लोकसभा स्पीकर और इम्पोर्टेंट गेस्ट्स बिहार आएंगे विधानसभा में। ठीक है। ओके। और इस उस समय ये भी ध्यान रखिए कि कितने स्टेट्स जो हैं वो बाई कैमरल हैं इंडिया में। ठीक है, बाई कैमरल मतलब द्विसदनीय। कितने हैं? सर अभी तो 6 है ना। सातवां ये पश्चिम बंगाल कोशिश कर रहा है सर। हाँ, ठीक है, नाम बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। सही है। तेलंगाना। तेलंगाना। गुजरात नहीं तेलंगाना। होगा। गुजरात नहीं होगा। वही तो। कोई सही आंध्र बताइए। प्रदेश। सर आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना है महाराष्ट्र, सर। तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ओके, ठीक है। चलिए, ये मैथिली जिनका है या फिर जो मिथिला रीजन से आते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे? उनका योगदान क्या था? सर ये एक सर सर भाषाविद मैं थे और इन्होंने भाषा के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया। इन्होंने भाषा से संबंधित एक पुस्तक भी लिखी थी और मैथिली के विकास में भी सहायता दिया। इन्हीं की सहायता से मैथिली को कहा जाता है कि इन्हीं की सहायता से मैथिली को वो पहचान मिली है। ओके, लिंग्विस्ट थे, लैंग्वेज पे रिसर्च किए थे। ठीक है, जब अभी आई थिंक जब 68 बीपीएससी में ऐसे जुड़ा था और उसमें लोकोक्तियाँ, बिहार की जो लोकोक्तियाँ थी उसका जब इंक्लूजन किया गया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन की एक किताब बहुत उस समय चल रही थी, वायरल हो रही थी। कोई देखे थे उस समय जो जिसमें प्रोवर्ब्स था, बिहारी प्रोवर्ब्स, जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब? सर एक किताब मैंने देखा था सर, बहुत पुरानी थी सर। हाँ वही, उनके ही द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये वही हैं लिंग्विस्ट जिन्होंने बिहारी प्रोवर्ब्स को उस समय कलेक्ट किया था। ठीक है। सर क्या नाम बताया? बिहारी प्रोवर्ब्स करके, और रिटन बाय जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज, एक सेकंड सर। बिहारी पोवर्स एक बुक का नाम है क्या सर? हाँ हाँ, मतलब बुक का नाम वही होगा। अ, सर कलेक्शन था बिहार की प्रमुख लोकोक्तियां करके ऐसे। ओके। हाँ, जॉर्ज। ग्रियर्सन, GRIERSON, ओ- GORG GRIERSON। ओके सर। ठीक है। अभी बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत। जय अमृत। श्री। ये सॉरी प्रत्यय सर। अमृत। श्री प्रत्यय अमृत। ठीक है। सर आदत में नहीं है, भूल जाते हैं। नहीं तो इसीलिए तो करवा रहे हैं ना आदत। जी कोई भी सर। भूल सकता है, इसमें कोई ह्यूमन है ये, बट पेटी में वहां सर पे, ऐसे ही रखते थे। हाँ वहां पे लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना है। जी फिर सर। ये, आज सोनू नहीं है, कोई सिविल इंजीनियर है कि नहीं पता नहीं। प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी क्या है? कोई बता सकते हैं प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी क्या है? नहीं सुना है कभी?
पहले से बना हुआ रहता है। मतलब उसके, अगर मान लीजिए कोई घर बनाना है तो पहले से उसका एक 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 दीवार, मान लीजिए 4 ब्लॉक्स से दीवार बन जाएगा। फिर उसके बाद उसी तरीके से बनी हुई रहेगी। दरवाजा पहले से बना हुआ और सबको एक जगह पे लाके असेंबल कर दिए। इसी को प्री फैब्रिकेटेड, प्री मतलब पहले से, फैब्रिकेटेड मतलब बना हुआ। और सर ये इसको इसीलिए। हाँ। इसको सर कम में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, जैसे प्री परिभाषित रूप फैब्रिकेटेड, हाँ तो इसमें यही बोल सकते हैं कि ऐसा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो कि साइट पर ही असेंबल करके उससे स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है। ठीक है। से। ओके सर। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि न्यूज़ में जो अभी ये अटल पथ है, फिर उसके बाद गंगा पथ है, इन सब अभी मरीन ड्राइव वाला जो इलाका है वहाँ पे जो दुकानें हैं उसमें प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी से दुकानें बनाई जा रही हैं और उसको सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है उस जगह का। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ में आ गई थी। ठीक है। अच्छा, ये रोड मेंटेनेंस में एआई का कैसे उपयोग कर सकते हैं या होगा? कोई बताइए, बता सकते हैं? सर रोड मेंटेनेंस में का सी लेवल से जो है ना सर, उसका स्लोप जो है, भूमि का स्लोप को हम फाइंड कर सकते हैं डाटा के थ्रू। उसके बाद सर जो है, रोड से जो है सर, रोड का जो टर्न होता है उसको निकाल सकते हैं सर। उस एरिया के पॉपुलेशन या परिवहन का जो साधन होता है, और उसमें कितना मोड़ देना चाहिए रोड में, ये भी एआई से हम कर सकते, फाइंड कर सकते हैं सर। और एक्सीडेंट कोई प्रूफ आइडिया। जोड़ना चाहेंगे? सर सर एआई से आधारित जो कैमरे होते हैं, एआई लेस कैमरे सर, उनकी मदद से हम लोग ये जगह जगह लगा के सर्वे कर सकते हैं कि कहाँ पे अम, अम, भीड़ भाड़ वाले इलाके ज़्यादा हैं और कहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहती है गाड़ियों की। तो उससे रिलेटेड सर रोड को मैनेज किया जा सकता है ब्रेकर्स वगैरह लगाने के लिए, या फिर कोई और जो भी एक और आता है सर, वो स्टिकर आता है सर, वो लगाने के लिए चिन्हित किया जा सकता है सर उससे। और सर एआई में जितने भी रोड एक्सीडेंट हुए हैं या जो रोड मेंटेनेंस जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे डेटा अगर हम एआई में डाल दे तो एआई जो है एक बेहतर फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन जो है वो दे सकता है, क्योंकि उसके सारे डेटा उसमें स्टोरेज हो जाएंगे। तो प्रीवियस सारे हिस्टोरिकल मिस्टेक को रिकॉर्ड करके, और जहाँ पे भी पोर्ट होल्स हुए थे तो कहाँ पे क्या कितने प्रॉब्लम्स आए थे या कितनी ये रोड एक्सीडेंट हुए थे, ये सारी चीजें वो मैनेज करके एक बेहतर सोल्यूशन दे सकता है। हाँ, ये मतलब रोड के मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं अभी आप लोग। रोड और बेसिकली सर आप जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट की शायद ज्यादा हाँ, आप लोग जो बात कर पॉट रहे हैं। होल्स हैं, जो क्रैक्स हैं, ये सारी चीजों को सर एआई मॉनिटर कर सकता है। जो एआई ड्रिवन जो हमारे कैमराज होंगे, वो इन सारे को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकता है। इवन जो हम ह्यूमन आइज नहीं देख पा रही है कि पॉट होल्स के नीचे कौन से कंक्रीट से वो बना है, कहीं वो पोरस एलिमेंट से नहीं बना है, ये सारी चीजें जो माइन्यूट और डिटेल ऑब्जर्वेशन है वो एक एआई ड्रिवन कैमरा कर सकता है, जिससे कि एक अच्छा और मेजरमेंट सोल्यूशन वो दे सकता है सर। ओके, जस्ट ऑन लाइटर नोट, एआई को भी अभी पता चला कि वो इतना कुछ कर सकता है। ठीक है। सर इससे सर सड़कों का रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं सर। एआई एनेबल्ड कैमरा से हम लोग देख सकते हैं सर कि कितने दिन क्या लाइफ स्पेन और कैसे चल रहा है। अगर सड़कों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक कर सकते हैं। और स्कैनिंग, एआई एनेबल्ड ड्रोन के साथ सर स्कैनिंग भी कर सकते हैं सड़कों का कि कैसी स्थिति है और कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेल मैनुअल क्या होता है, कौन तैयार करता है? सर ये गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, और ये इसलिए तैयार किया गया ताकि जो ओवरऑल कंट्री लेवल पे जितने भी जेल हैं सब में एक तरह के रूल्स और रेगुलेशंस हो। अच्छा, क्या कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं? जी सर। सर ह्यूमन राइट्स तो सबके पास है। ओके, तो क्या क्या अधिकार हैं कैदियों के? मतलब अगर कुछ बता दें, 3 4 अधिकार। सर स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन का सर अधिकार।
हाँ सोने का इसी। अधिकार है सर सर, नींद का सोने अधिकार है का सर। अधिकार है, स्वच्छता का अधिकार है सर, स्वच्छ बिल्कुल। जल का अधिकार है। इसी टाइप से मतलब। मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार। हाँ प्रियश क्या बोल रहे हैं? मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। गुड। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सर एक डाउट है इसमें सर, जो जेल हाँ मैनुअल होता है सर, गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार तैयार करती है ना, जेल राज का विषय है ना सर। हाँ, जो उस न्यूज आर्टिकल में इस तरीके से लिखा हुआ था कि केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है और राज्य सरकार को उसको अडॉप्ट करना है। तो वो प्रोसेस के बारे में उसमें जिक्र था। ठीक है। केंद्र सरकार एक स्टैंडर्डाइजेशन बना दिया, उसी के आधार पर राज्य सरकार अपने से तैयार करेगी। हाँ। और चाहे तो सीधा उसी को इम्प्लीमेंट कर सकती है। जी सर। ठीक है। तो और इसमें प्रोबेशन ऑफिसर्स का बहुत। हाँ, ये पंकज लिख रहे हैं, शीला दीक्षित जी ने प्रिजन रिफॉर्म के लिए स्टेप्स लिए था। हाँ, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आता है। और प्रोबेशन ऑफिसर जो यहाँ बीपीएससी से बनते हैं, उनका भी कैदी सुधार और इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। तो अब अगला है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। ये पहले हो चुका है डिस्कस, अभी आप लोग 5 स्टेप्स बता दीजिए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या 5 स्टेप्स एक बार रिकॉल किए। ये सब मतलब रोज का है ना, तो अचानक सर से साइब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस समय आपको क्लिक करना चाहिए। सर सबसे सर पहले इसमें अवेयरनेस है। हाँ, एक एक करके बोलिए। सर अवेयरनेस, दूसरा सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई और अकाउंट फ्रीज करना संबंधित। हम्म। उसके बाद सर बैंक और साइबर सेल पुलिस, और उसके बाद सर जो इन दोनों एजेंसियों में सर समन्वय होना चाहिए, और पुलिस के माध्यम भी तीनों। ओके। और कोई? सर इसमें सर 90-30। बहुआयामी अप्रोच होगा सर, जैसे पब्लिक में अवेयर फैलाना, गवर्नमेंट जो है इसके लिए जो है रूल रेगुलेशन जो बनाती है उसका दंडात्मक प्रावधान को करे तरीके से लागू करने के लिए उन पर करना। और एक सर इम्पोर्टेंट है कि सर बैंक, जहाँ बैंक के थ्रू मैंने विनिमय होता है पैसा का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जब एक विशेषज्ञ का मैं सुन रहा था सर, तो उनका कहना था कि बैंक का भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें 50% बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाना चाहिए कि आपके मंच से जो है पैसा का इस तरह से फ्रॉड हो रहा है, तो आप तो कुछ तो उसमें रूल या टेक्नोलॉजी का किसी का यूज कीजिए। तो बैंक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए जिस बैंक के खाते से लेन देन हो रहा है सर। ओके। जी सर, जब जहाँ पे बड़ा रकम एक ही बार ट्रांसफर हो जाता है सर, वहाँ पे कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए सर। हम्म। क्योंकि एक ओटीपी के माध्यम से या फिर एक क्लिप के माध्यम से अगर लाखों रुपए या करोड़ों रुपए गायब हो जा रहे हैं अकाउंट से, तो सर ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जरूरी है। ठीक है। और कोई मतलब एकदम फ्लो में बिना रुके हुए 2-3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स 5 पॉइंट बोलिए। ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए है, नहीं तो अ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सर मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो सर पहले की अवेयरनेस, एक तो लोगों तक इसकी सूचना पहुंचानी चाहिए कि आप जो फ्रॉड लिंक्स आते हैं उन पे क्लिक ना करें। और ऐसे ही अवेयरनेस फैलानी चाहिए। दूसरा सर, क्या टेलीकॉम कंपनी जो है उनको जो रेगुलेटरी कंपनीज है उनको दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि आप जो स्पैम कॉल्स आते हैं या फिर ऐसे कॉल्स आते हैं उनको ब्लॉक करना चाहिए। तीसरा सर, जो हमारे जो व्यक्ति और जो न्यायाधिकरण है मतलब पुलिस व्यवस्था है, उनके बीच संपर्क अच्छा होना चाहिए जिससे साइबर फ्रॉड हुए तो समाधान होना चाहिए। और तीसरा सर, चौथा सर, जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी एक्ट है उसका क्रियान्वयन सही से होना चाहिए। जो ओके। सर 2000 और 2021 का जो आईटी रूल आया है सर, उसका
क्रियान्वयन सही से होना और इस चाहिए टाइप फिर। के जो आप लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं उसको भी इंक्लूड कीजिए, जैसे साइबर स्वच्छता पखवाड़ा हो गया, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। फिर मैं उसके बाद रेगुलर नेटवर्क में सर, मैं शायद CCTNS। रेगुलर नेटवर्क में नहीं हूँ, आवाज़ शायद ये म्यूट अनम्यूट सही से नहीं हो पा रहा है सर। आप अपने बारे बोल रहे हैं क्या? जी सर, मेरा नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, ठीक है। सर सर नुक्कड़ नाटक का जो है आयोजन प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर सर, गांव शहर सब जगह पर, ये एक हम्म। बेहतर तरीका हो सकता है सर। हाँ हाँ। स्कूली बच्चों से या जो विभागीय हैं उससे कराया जा सकता है, जिससे कि व्यापक पैमाने पर इसका अवेयरनेस जाएगा। हम्म। और साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसके बाद इंसिडेंट रेस्पॉन्स के लिए कौन कौन से संस्थाएं, I4C। यस सर, I4C। एक तो साइबर सर बैरियर। नेट ग्रिड है सर, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, और एक वही है सर, इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। हम्म। और ये इसके लिए सर्ट इन। जी सर, 13 भी है एक संस्था। ठीक है। तो ये सब चीजें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। साइबर सिक्योरिटी में एक आप लोग टर्म सुने हैं क्या? CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, कोई सुने हैं क्या? CIA ट्राइड होता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक एक फ्रेमवर्क है। और, सॉरी सर, हाँ हाँ, एक बोलिए। और एक और समाधान है सर, क्या कि अगर ह्यूज अमाउंट 50 लाख, 50,000 या 10,000 इस तरह का जो कोई ट्रांसफर होता है सर, तो जैसे अभी तत्काल टिकट में आपको मतलब आधार वगैरह सब ये कर दिया है, तो रिसीवर और सेंडर दोनों के तरफ से अगर आधार ऑथेंटिक कर दिया जाए सर, क्या आपने हम्म 10,000 रुपया अगर रिसीव कर रहे हैं तो आप अपना आधार से जो है ये कीजिए, और उसको तभी जा करके ये एक और सोल्यूशन, बेहतर सोल्यूशन हो सकता है सर। कि हम्म। आपको रिसीव भी करना है तो 10,000 तो आपको अपना आधार वगैरह वेरीफाइड करके, आधार नंबर लिंक से वेरीफाइड करवा करके पैसा लेना पड़ेगा। ठीक, चलेगा। पर एक चीज और हो सकता है। हम्म। 20,000 या 50,000 से जो बड़े अमाउंट हैं, उसको ट्रांसफर करने के लिए सर एक डबल वेरिफिकेशन सिस्टम लाना चाहिए सर। ओके। हाँ, ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। और ये साइबर सिक्योरिटी के लिए आप लोग एक ये CIA ट्राइड को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये सर किनको ये है कि, क्या सर? हाँ सॉरी। ये क्या है सर? हाँ, CIA ट्राइड जो है वो साइबर सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि किसी भी डेटा सिस्टम्स या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स का कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी इंश्योर किया जाता है। ये जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, RTPS, ठीक है। RTPS जो गवर्नमेंट का वेबसाइट हो गया, उसमें अगर कोई यूज़र लॉगिन करते हैं तो उनका पासवर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, और उन्हीं के लॉगिन करने पर ही लॉगिन हो, तो इसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। फिर इंटीग्रिटी, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है वो अभेद्य हो, या फिर इसमें कोई भी दूसरा इसमें हस्तक्षेप ना हो, ये इंटीग्रिटी हो गया। और अवेलेबिलिटी, मतलब कि जिस समय लोग RTPS का वेबसाइट को लॉगिन करें या फिर उसको अपने टास्क बार में या अबॉट जो ब्लैंक रहता है उसमें अगर डालें, उसको एंटर करें, तो वो RTPS का वेबसाइट खुलना चाहिए। तो इसको अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो आप, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट बोल सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए ये कर सकते हैं, इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए ये कर सकते हैं, और अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये कर सकते हैं। पर ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। पर आपके लिए कभी अगर अचानक से कोई अगर ऐसे ही कभी CIA ट्राइड कोई बोल दिए, तो आपको एक बेसिक रफ बोल दिया है कि हाँ सर, ये साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स सिस्टम्स के साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो। ओके। आई थिंक अब हम लोग मॉक इंटरव्यूज की तरफ जाते हैं। प्रणव सर भी ज्वाइन किए हैं। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं?
नमस्ते सर, सब अच्छा है सर। हम अच्छा। सोचे लाइव आते हैं, आप तो क्लास ले ही रहे हैं तो फिर मॉक में जुड़ते हैं, समय हाँ हाँ। निकालें सर। आपके डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल से भी तो ये सीआई ट्राइट कभी लिंक रहता होगा अगर। नहीं, ऐसा तो कोई आइडिया हमको नहीं है सर। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली जब आते हैं ना, तो जितना हम लोग पढ़े हैं उसका एकदम उलट हो रहा है सब कुछ फील्ड में। हाँ हाँ। एनआईएसटी फ्रेमवर्क ये सब कुछ कुछ होता है। हाँ हाँ, ये सब तो है लेकिन ठीक है, वो धरातल पे नहीं है। थ्योरी का पार्ट है। बिल्कुल। हाँ हाँ। फ्रेमवर्क का पार्ट है वो। ओके। ठीक है, तो हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट है वसुंधरा गुप्ता। कैसी यस ठंड सर। है? आज तो कोल्ड डे का अलर्ट आया था आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ, बहुत ज्यादा ही है, ठंड है। हाँ। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, कोल्ड डे क्या होता है, आईएमडी का डेफिनेशन क्या है, पता करके रखिएगा। कब कोल्ड डे अलर्ट दिया जाता है? कोई चेक किए हैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट? ठीक है, करके रखिएगा, कभी पूछेंगे। तो वसुंधरा, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? सर फिलहाल संभाजी नगर महाराष्ट्र से सर। ओके ओके। आप स्कूल में पढ़ाती हैं, राइट? जी सर। ओके। संभाजी कौन थे? सर शिवाजी महाराज के सर वो पुत्र थे। अच्छा। क्या उनका मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है? सर शिवाजी महाराज की लेगेसी को उन्होंने बढ़ाया है, और आगे चल के सर औरंगजेब के साथ भी उनकी युद्ध हुई है। ओके, एक अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए ताकि सर भी आपको आपके बारे में जान सके। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल गयाजी से हुई है। उसके बाद की सर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई मैंने पटना से की है। सर उसके बाद मैंने सर 2023 में अपना ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। और 2023 के बाद सर मैं अभी 2 सालों से महाराष्ट्र में स्थित गुरुकुल ओलंपियाड फाउंडेशन बेस्ड जो स्कूल है, वहाँ पे सर मैं एज अ फाउंडेशनल मेंटोर के रूप पे काम कर रही हूँ। फाउंडेशनल मेंटोर, ये क्या एफएलएन से रिलेटेड है क्या, फाउंडेशनल सर ये न्यूमरेसी लिटरेसी? नहीं सर, ये अभी से ही 6 से लेके 10 तक के बच्चों को होमी भाभा और सिल्वर जोन ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी से ही बच्चों को एकेडमिक लेवल से ट्रेन करने की कोशिश करती। तो आपका इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन है, पीएसआईआर ऑप्शनल है, ओलंपियाड में कैसे चले गए? जी सर। ओलंपियाड में सर मैं यहाँ पे सिविल फाउंडेशन में हूँ, जहाँ पे सर देर आर 3 फाउंडेशन हियर। सिविल फाउंडेशन, साइंस फाउंडेशन और फाइन आर्ट फाउंडेशन। तो सिविल फाउंडेशन में सर काम ये होता है कि अभी से ही सर सिविल सर्विस के लिए बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयार किया जाता है। ओ। और चूंकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ तो सर इससे मेरे लिए बहुत बेहतर मौका था। अच्छा, फिर तो आपको बहुत अच्छा पॉलिटी वगैरह का ज्ञान होगा। सर मैं लगातार कोशिश करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ सर। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन किस डेट, कब हुआ था? सर 26 नवंबर 1949 को सर ये बन के तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को सर ये एनफोर्स हुआ था। अच्छा, तो जब ये अडॉप्ट हुआ था, उसी समय पे संविधान के कुछ जो पार्ट्स हैं या फिर कुछ जो आर्टिकल्स हैं या कुछ प्रोविजंस हैं वो उसी समय से लागू हो गए थे। कौन से प्रोविजंस थे और इनका मेंशन किस आर्टिकल में है? सर सिटीजनशिप जो है सर वो उसी समय पे इम्प्लीमेंट हो गया था। और दूसरा सर जो इमरजेंसी प्रोविजंस और जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे सर वो उसी समय पे इम्प्लीमेंट हो गए थे। ओके, ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, ये कहीं पर लिखा हुआ है? सर मैंने पढ़ा है, अभी टेम्पररी सर मैं भी भूल रही हूँ। अच्छा, ये संविधान के शुरुआत में लिखा हुआ है या संविधान के अंत में लिखा हुआ है? सर आर्टिकल 1 तो सर वो इंडिया को डिफाइन करता है, और 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप है, 12 से लेके फंडामेंटल राइट है। मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये संविधान का शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ये सब चीजें पार्ट किस पार्ट में दी हुई हैं संविधान के? कैन आई टेक फ्यू सेकेंड सर? श्योर। नॉट एबल टू रिकॉल सर। ओके, ठीक है। सॉरी सर,
I'll read about it. I'll revise, sir. ओके ओके ठीक है। ये संविधान जो है अपनी शक्तियां कहाँ से ड्रॉ करता है? Sir, Constitution itself uh, draw its right from its Constitution, sir. अच्छा, सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है? Sir, sir, which kind of authority? मैं अच्छा, वी क्वेश्चन द समझ नहीं। पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? Yes, sir. We the people of India means, sir, कि we are the source of power. हम भारत के लोग जो हैं वो ही पावर या सर अथॉरिटी? पावर। Sir, we are the source of power. It means the people of India, and authority is also, sir. I mean, here, sir, we can take the power and authority in a similar way. अच्छा, ये एरिस्टोटल की किताब का नाम बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में। जी सर। सर अरिस्टोटल की सर जो बुक का नाम है ना सर, वो पॉलिटी समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी, सर। आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्ट नेम रिकॉल। ओके, प्लेटो का फिलोसोफर किंग किस उनके वर्क में मेंशन है? दिस सर, कैन आई गेस, सर? बोलिए, बताइए। सर, स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स इज सच अ नेम। ओके, मैं मैकियावेली की बहुत फेमस किताब है, कौन सी किताब है उनका वर्क? सॉरी सर, आई रीड अबाउट अच्छा, ये स्टेट ऑफ नेचर किसका कॉन्सेप्ट है, किन्होंने दिया था? इट। सर स्टार्टिंग सर ये एरिस्टोटल ने ही दिया था। बाद में सर बाकी जितने भी आने वाले थिंकर्स हुए उन्होंने सभी ने सर स्टेट ऑफ नेचर पे अपने कमेंट किए हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन लाइफ कैसा होता है? सर अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग व्यू हैं। हॉब्स का बता जैसे दीजिए। सर हॉब्स जो है सर, वो उनका मानना है कि जो ह्यूमन नेचर है वो अपने आप में सर सेल्फिश है और सर सेल्फ मोटिवेटेड है। ओके, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जी इसके सर। बारे जानते हैं? ये सर। इसमें जनरल विल क्या होता है? ये सर, सर रियल विल और जनरल विल की बात की गई है। जिसमें सर जो रियल विल होता है वो ह्यूमन के सर कॉन्शियसनेस से डिराइव होता है, बट जो जनरल विल है सर वो सोशली ड्रिवन होता है। ओके, और मोंटेस्क्यू का सिद्धांत क्या है? यस सर, पढ़ा है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। आर्टिकल 51 क्या है संविधान का? आर्टिकल 51A सर फंडामेंटल ड्यूटीज है। 51 सर, आई रीड अबाउट इट सर। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। इन्फ्लेशन क्या होता है? ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? सर जनरल प्राइस में जो सर जो चेंजेस आते हैं, जो जनरल जो बास्केट ऑफ गुड्स है उनकी जनरल प्राइस में सर जो इंक्रीमेंट होती है उनको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या हमेशा नुकसानदेह होता है? नहीं सर, एज पर द सर्टेन इकोनॉमिक कमिटीज 2 से लेके 4% तक के इन्फ्लेशन को सर अच्छा माना गया है। 2 से 4 या 2 से 6? आई एम नॉट श्योर सर, हो सकता है 2 से 6। ओके, मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या सिग्नल करता है? जी सर। सर जो मॉडरेट इन्फ्लेशन है वो ओवरऑल इकोनॉमी में सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सर मॉडरेसी और बेहतरी की बात ओके, करता है सर। जीडीपी जीएनपी में क्या अंतर होता है? जी सर। जीडीपी स्टैंड फॉर सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सर जीडीपी में सर जो हमारे देश की बाउंड्री में जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री है उसमें जितनी भी चीजें सर प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स और सर्विसेज, उनकी आर्थिक वैल्यू जीडीपी में ऐड होती है। लेकिन सर जीएनपी में हम जो भी नेट इनकम ट्रांसफर है सर उसको हम रिड्यूस करते हैं तो वो जीएनपी टर्म कहलाता तो है। ये बहुत ज्यादा इलेक्शन के टाइम पे फ्रीबीज आ जाते हैं। फ्रीबीज जानते हैं क्या होता है? जी सर।
तो क्या ये फ्रीबीज इकोनॉमी के लिए सही है या गलत है? सर फ्रीबीज सर इन अ लार्जर डोमेन सर, तो ये फ्रीबीज जो है सर वो अपने आप में सर सही नहीं है, लेकिन सर उसका जो इंटेंशन है फ्रीबीज देने का, सर उस इंटेंशन पे सर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सर, अगर फ्रीबीज मोरल ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अगर दी जा रही है और वो रूल बेस्ड है, तो सर ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सर सही माना जाता अच्छा, भारत में पॉवर्टी का मेजरमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से होता है या फिर इनकम सर्वे से होता है? है। सर देर आर थ्री वेज: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर, ऑल थ्री। और किससे इंडिया में जनरली मेजरमेंट होता है? ये सर कैन आई गेस सर? हाँ बोलिए। सर कंजम्पशन से सर। ओके गुड। सर, हॉबी इनकी पोएट्री है और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन पीएसआई और ऑप्शनल, स्कूल टीचर हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप हमको थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में लेमैन की भाषा में एंजल इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। जी सर। सर एंजल इन्वेस्टर सर जब हमारी कोई भी कंपनी जो है सर वो अ, डूबने लगती है, या सर वो गिरने के कगार पे होती है, तो ऐसे में सर जो मदद के लिए जो पहला हाथ आता है, जो लार्जर अमाउंट ऑफ जो शेयर है जो सर इन्वेस्टमेंट के लिए आता है सर, उसको हम एंजल इन्वेस्टर कहते आप श्योर हैं, सही बता रही हैं आप? हैं। सर आई रीड अबाउट इन डिटेल। नहीं, पढ़ लीजिएगा एक बार। यस सर। सेबी के बारे में बताइए, सेबी का क्या काम होता है? सर सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर जितने भी ट्रेड और शेयर मार्केट रन होते हैं हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में सर, उनको उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को सर इंडिया में बेसिकली डिसाइड करने के लिए काम करते ई रूपी के बारे में पढ़े हैं? हैं। यस सर। जी सर। क्या है ये? सर ये डिजिटल रुपीज है, जो सर अभी रिसेंटली आरबीआई ने सर टर्म्स एंड कंडीशन पे सर इसको ये किया है। भीम के बारे में जानती है? सर जी सर, भीम यूपीआई सर अभी एक इंटरफेस है सर, इंडियन इंटरफेस है सर ट्रांजैक्शन के लिए। अच्छा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताइए, अभी क्या उसका है, स्थिति क्या है भारत में? कौन सी ऐसी योजनाएं लाई गई जो बहुत ज़्यादा ही फायदा पहुंचाया है? कैन आई टेक सर फ्यू सेकेंड्स? सर जो समावेशी योजनाएं हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जो आ रही हैं, जिसमें सर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो आई है, सर वो महिलाओं को इंक्लूड करने का काम कर रही है। दूसरा सर अ, जो सीनियर सिटीजन्स हैं सर, उनके लिए सर अब गलत स्पेशल डायरेक्शन में जा रही है, आपको हम इकोनॉमी के टर्म में बोल रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन जिसको बोलते हैं। जनधन योजना के बारे में सुने हैं? नो सर, सॉरी सर, आई रीड अबाउट जनधन योजना के बारे में आप नहीं जान रहे हैं? इट। जनधन योजना, जी सर, मुझे लगा चंदन योजना। नहीं सर नहीं, आई, जनधन योजना हो सकता है कि कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो। जी सर, चंदन। चलिए इतिहास पे आते हैं आप। अष्टप्रधान जानती हैं क्या होता है? पढ़ी हैं कभी अष्टप्रधान के बारे में? जी सर। क्या है? सर ये प्रधान, अगर सर मैं गलत नहीं हूँ सर, ये हिस्ट्री से है क्या? हाँ, हिस्ट्री से ही। सर ये शिवाजी महाराज के सर दरबार में सर हुआ करते थे। थोड़ा वो दो चार लाइन बता देते हैं। चलिए कोई नहीं। सर देशमुखी के बारे में जानते हैं? ये सर जो सर हमारे जो शिवाजी महाराज थे सर, उन्होंने सर सरदेशमुखी यानी कि 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, एंड सर जो चौथ है वो 1/4 ये टैक्सेस सर जो लगाए जाते थे, जिन पे सर वो इन्वेजन या इनकर्जन करते थे बाहरी, अच्छा। अदर देन दी सर मराठवाड़ा रीजन। द प्रिंस जानते हैं किताब के बारे में आप? ये सर पढ़ा है अभी। किनका है?
सर कैन आई गेस? करिए। सर मैकियावेली। सर ने आपसे सवाल पूछा था, उस टाइम आपको याद नहीं आ रहा था, तो सोचा याद दिला दूं आपको। पोएट्री आपका आप लिखती हैं या फिर सुनना पसंद है? सर दोनों सर, लिखना भी पसंद करती हूँ और कोई सुनना भी। अपनी स्वरचित रचना जो है आपको सुनाइए एक। यस सर। सर मैंने सर आंखों पे लिखा है। आंखें जो हकीकत बता देती है, आंखें झुकी हो तो सीरत बता देती है। जो नींद आने पर मुरझा सा जाती है, गुस्सा होने पर लाल सा हो जाती है। मन का दुख जो आंखों से छलकता है, आंतरिक सुख जो आंखों में झलकता है। कभी सुख कभी दुख पानी बनकर इसी से टपकता है। सर कैन आई टेक मोर? ठीक है। सर आंखें जो सारी कहानी बताती है, ये आंखें जो हजारों सपने संजोती है। कोई आंखों में किसी के बस जाता है, कोई आंखें टेढ़ा कर इतराता है। कोई आंखों में आंखें मिलाकर कहता है, कोई आंखों में बैठकर किसी का लंबा इंतजार करता है। ये आंखें जो हजारों सपने संजोती है, जिसमें आग, पश्चाताप, पुण्य, प्रताप सभी देखने को मिलते हैं। आंखें जो खुली लिफाफा होती हैं, ये एक हंसी और खुशी से लिपि होती हैं। ये आंखें एक दिन आंखें चुरा कर हमसे खफा होती हैं, और यही आंखें बंद हो जाती हैं और हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। चलिए बहुत अच्छा। कोई बहुत ही बड़े हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, वो कवि भी थे, जानते हैं उनके बारे में? पीएम कैन रह आई? चुके हैं हमारे देश के, बताइए। क्या रह चुके हैं सर? प्रधानमंत्री हमारे देश के रह चुके हैं। आवाज नहीं जा रही है मेरी क्या? थोड़ा सा तो मुझे दिक्कत हो रही है सर। कैन आई गेस सर? यस सर यस। अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही है, सही जवाब आपका है। राज्य की परिभाषा बता दीजिए। राज्य क्या है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1236? ओके सर। एज पर द सर अंडर आर्टिकल 12, जो राज्य को सर डिफाइन किया गया है उसमें सर, हाँ सर, उसमें सर एक पर्टिकुलर सोवरेन राज्य की बात की गई है, जिसकी सर ऑटोनॉमी हो। उनके सिटीजन्स को सर पर्टिकुलर राइट हो, और सर इंटरनल एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो। और सर आर्टिकल 36, जिसमें सर राज्य को सर क्या करना चाहिए, और राज्य में सर कौन कौन सी बॉडीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, राज्य हम किसको कहेंगे, किसका काम है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना। जिसमें सर राज्य, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स और बाकी सारे जितने भी छोटे मोटे तंत्र हैं, उन सबको सर इंक्लूड करा गया है। आप हमको 3 आर्टिकल ऐसा बता दीजिए जो महिलाओं के उत्थान से संबंधित हो, संविधान से। जी सर, कैन आई टेक फ्यू सेकेंड्स? सर डीपीएसपी में सर आर्टिकल 42 है, जो मैटरनल लीव की बात करता है। हम्म। ये सर, सर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है सर, उसमें भी सर इंक्लूजन ऑफ विमेन है, जहाँ पे हम महिलाओं को और अंडर एज ऑफ द 14 ईयर्स हम एजुकेशन दे सकते हैं। सी सर, दी अनदर वन इज सर, अच्छा कोई नहीं, देख लीजिएगा आर्टिकल थोड़ा जो है वीमेन से संबंधित। और बाकी ठीक है सर। करंट से मैं आपसे पूछ लेते हैं एक, ये बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रहा है, वेनेजुएला वाला। तो क्या लगता है अमेरिका जो कर रहा है वो सही कर रहा है? अगर हाँ तो बताइए, या नहीं गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है गलत? जी सर। सर अमेरिकन स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजी है सर, मतलब जो अमेरिकन की खुद की जो प्रोटोकॉल है, जैसे सर मुनरो डॉक्ट्राइन है, या जो बुश डॉक्ट्राइन है, या जो अमेरिकन की जो सर ऐसी पॉलिसीज रही हैं सर, ऐसी हिस्टोरिकल हमारे जो रिस्पॉन्स भी देखने को मिले हैं, जिसमें सर उनकी जो फॉरेन स्ट्रैटेजी है वो सर काफी वायलेंट है। जिसमें कि सर वो जो भी यूरोपियन नेशंस है, जो यूरोपियन जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है सर, उसमें किसी भी एक्सटर्नल पावर को सर वो इमर्ज होने नहीं देना चाहती हैं। और दूसरा सर जो बुश डॉक्ट्राइन है, सर वो ये बताता है कि अगर कोई हमें अगर ऐसा अंदाजा भी होता है कि कोई सामने वाली कंट्री जो है वो अ, आगे चल के सर हमें ऊपर अटैक करने वाली है, या फिर हमें कोई खतरा होने वाला है, तो हम प्री मिलिट्री
एडवांसमेंट या प्री मिलिट्री इंकर्जन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुश डॉक्ट्राइन ऑफ द अमेरिका। तो सर अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल, जहाँ पे वो अमेरिकन फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से सर वो सही कर रहे हैं, लेकिन सर इस पूरे प्रोसेस में सर उनकी जो सॉफ्ट पावर है वो घट रही है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी घट रही है, और सर जो वर्ल्ड ट्रस्ट है वो भी घट रही है। और सर तीसरा सर जो यूनाइटेड नेशन में सर जो उनका एक यस था सर वो भी टर्बुलेंस में है, आगे चल के सर काफी सिनेरियो चेंज होने वाले हैं। अब रही सर बात इथिकल और मोरालिटी की, सर इथिकल, मोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे सर उन्होंने गलत किया है। ऐसे किसी भी सॉवरेन नेशन पे सर अटैक करना और उसकी सॉवरेनिटी को हैम्पर करना सर इस मायने में सर वो गलत है। इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए? आप PSIR के स्टूडेंट हैं या सॉरी टीचर हैं? ये क्या था आपका? ऑप्शनल ऑप्शनल है। सर यार सर सर इंडिया का सर जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन ये होना चाहिए सर, क्योंकि ऑल दो आई एम द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई हैव एन ऑप्शनल PSIR, सर अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए सर, अपनी डिमांड एंड सप्लाई पे सर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो इंटरनल डिमांड एंड सप्लाई है सर, अगर इंटरनली अगर हम खुद ही डिमांड करेंगे और खुद ही सप्लाई करेंगे तो जो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सर, अगर उसमें कभी भी वनरेबिलिटी नहीं आनी चाहिए सर, कभी भी कोई पुअर होल्स नहीं दिखने चाहिए सर। अगला जो सर है कि अपनी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, जो इंटरेस्ट बेस्ड हमारे जो रीजन है सर, उस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। सर तीसरा जो सर इम्पोर्टेंट चीज है, एक्सक्यूज मी सर मुझे कॉल आ रही है कि मिनट्स, आई एम सो सॉरी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। और सर जो थर्ड है कि सर इंडिया को जो अपनी स्टार्ट सर देखना चाहिए सर, वेट करना चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि सर आराम से सर, पेशेंटली सर, खुद के डेवलपमेंट पे, खुद के इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करते हुए आराम से सर वेट एंड वॉच की पॉलिसी सर करनी चाहिए सर। आप जो बता रही हैं इंटरव्यू में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा बताने के यही लिए। मैं भी बोलने वाला था लास्ट में। आई रीड वो अबाउट इन बहुत लंबा बोलती है Brief आप। और कंसाइज थोड़ा सा रखिए। यस सर, यस सर, यस सर, आई डू सर। चलिए बाकी सब बढ़िया है PSIR, सर। आप हाँ PSIR है बिल्कुल एकदम छोटे में बोली, UN चार्टर के हिसाब से सर सही नहीं कर रहा है। सेल्फ डिफेंस जो है वो बहुत लिमिटेड केसेस में, आर्म्ड अटैक के केस में ही सेल्फ डिफेंस का आर्टिकल इन्वोक किया जा सकता है। यहाँ पर आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये हमला की कैटेगरी में आएगा सर। बस इतना ही। अब आप बता रहे हैं US के पर्सपेक्टिव से ऐसा है उधर। खैर मतलब ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट बाकी करने की कोशिश करती हूँ। हाँ मतलब ऐसे ही करना है। पहले लंबा बोलिए, इसका यही टिप रहेगा कि पहले आप लंबा बोलिए कहीं पर, या तो रिकॉर्डिंग में, मिरर प्रैक्टिस में, और फिर उसको रिकॉर्ड कीजिए और फिर शॉर्ट कीजिए, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, ठीक है। मतलब खुद से अगर नहीं हो पा रहा है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। लिखिए कि मुझे शॉर्ट में बताइए, जो क्वेश्चंस डालते हैं वो क्वेश्चन को लिख बताइए, जैसे प्रॉपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या स्टैंड है, ये सारा 2-3 दिन में अभी चल रहा है। तो इसीलिए आपको अभी प्रिपेयर करना चाहिए। कब है आपका इंटरव्यू? सर 28 जनवरी। 28 जैन, बहुत दिन नहीं है अब तो। ठीक है, थोड़ा सा ये समय निकालिए अपने वर्क से, ठीक है। और दूसरा है कि जो आज आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेशली थिंकर रिलेटेड, वो आप 2-3 दिन से पहले भी कभी कई बार डाउट पूछिए हैं कि वो सारा आपका वीक एरिया है, बट स्टिल आज बहुत बेसिक सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो आप हम्म। सिंपली अगर इतना सा बस आप डाल दीजिए कि मुझे बेसिक थिंकर्स और उनके वर्क्स के बारे में बता दीजिए, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए, नहीं तो फिर आप बाद में भी। बेसिक थिंकर और जो जितने भी बुक्स के नाम है सर वो हमें करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, मतलब बेसिक इंपॉर्टेंट थिंकर्स के, ठीक है। हम जितना भी आज पूछे थे सारे इंपॉर्टेंट ही थे। और इसके लिए मतलब इतना लेवल पे भी अगर आप रहते हैं तो एटलीस्ट मुझे लगा था कि इतना आपको आता होगा, ठीक है। क्योंकि आप कई बार इसका मेंशन कर रहे थे, तो अगर आप खुद कंसर्न्ड हैं कि आपको थिंकर्स नहीं आता है, फिर भी बेसिक नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आप पिछले 4-5 दिन से सिर्फ डाउट ही पूछ रही थी। मतलब जस्ट मैं नहीं आपको सर, एक मैंने नोट्स भी पर्सपेक्टिव दे निकाले रहा हैं। हूँ। हाँ ये सर, मैं पढ़ाई करती हूँ सर, और पढ़ाई करती हाँ। हूँ। और एक सजेशन और मेरा रहेगा सर, जैसे कि आप बुश थ्योरी या सब बता रहे हैं टर्मिनोलॉजी, थोड़ा सा उन लोगों को कॉमन लैंग्वेज में जो है वो बताना है। ज़्यादा डीप जाइएगा तो वहाँ से एक विद्वान बैठे रहेंगे, फिर आपको
अलग थ्योरी पढ़ाने लगेंगे। मेरा ये सजेशन रहेगा, जितना मासूम बन के रहिएगा उतना अच्छा है, और प्यार से अच्छा से बताना लेमन की भाषा में। इतना ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाना है हमको, वो ऐसा थ्योरी है ऐसा कुछ नहीं, यस, सिंपल रखें ध्यान वो रखिए। फिर। और ये पढ़ाई को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाइए। मतलब आज के डेट में चैट जीपीटी वगैरह है, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। इसको टालिए नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल तुरंत डालिए। ये सारा एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। और गिव मी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड देयर वर्क्स एंड देयर एप्लीकेशन, ऐसा कर करके आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यस बहुत यस। इसको बड़ा नहीं बनाइए अपने दिमाग में कि बहुत कुछ बड़ा करेंगे तब जाके थिंकर्स हमको आएगा, ठीक है। उतना समय भी नहीं है, और अब आज के डेट में उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मैं सब पे काम करती हूँ सर। ओके, नेक्स्ट राजेश रंजन आज अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आ गए हैं तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। और उसके बाद हैं सूरज कुमार झा, है क्या? सूरज कुमार झा हैं? यस सर। अच्छा, गुड। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस, एक मिनट सेटिंग। नहीं ऑन हो रहा है क्या? सर हमको सेटिंग चेंज करना पड़ रहा है, अगर नेक्स्ट कोई है तो नेक्स्ट ज्वाइन कर लेते हैं। तो सर सेटिंग कर चेंज करना हो। अ, शालिनी सिन्हा है क्या? शालिनी भी शायद मैसेज किए थे। सर हाँ, हो ठीक, गया। गुड। चलिए। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आप आपका नेटवर्क लगता है थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन अभी बेहतर है, ठीक है। कहाँ से जुड़ रहे हैं? सर अभी तो यहीं पटना में है। ओके ओके, एक अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। सर मेरा ग्रेजुएशन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स में हुआ है, और मेरा अभी ऑप्शनल हिस्ट्री है, और मेरा रुचि वॉलीबॉल खेलने में है। ओके, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पहला बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, और दूसरा बिहार पुलिस सर्विस, तीसरा बिहार एजुकेशन सर्विस है। अच्छा, भागलपुर से बहुत फेमस एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर हुए हैं, फिल्म मेकर, नाम जानते हैं? सर एक स्क्रिप्ट राइटर हैं जो कि साहित्यकार भी थे, उनका नाम पता है, शरद चट्टोपाध्याय। और अच्छा एक कोई, सॉरी उनका सर नेम याद आ रहा है, कोई गांगुली करके थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा, जो कि एक्टर भी थे बॉलीवुड में। अशोक कुमार का नाम बता रहे हैं क्या आप? यस यस सर। उनको कब मिला था वो दादा नाम साहेब उन्होंने फाल्के अवार्ड? बाद में बना। सॉरी सर ये नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। आपका फिजिक्स ऑप्शनल, सॉरी, ग्रेजुएशन रहा है। पढ़े यस हैं सर। रिसेंटली या फिर कब आपका ग्रेजुएशन? 2022 तो उतना पुराना नहीं 2022 हुआ में हुआ। है। याद होगा यस सर। फिजिक्स थोड़ा बहुत। यस सर थोड़ा बहुत है यार। अच्छा, मोमेंटम कैसा यूनिट क्या होता है? मोमेंट सर केजी मीटर पर सेकंड। क्या होता है सॉरी मोमेंटम? सर, डिफाइन कीजिएगा। डायमेंशन हम बता। मोमेंटम सर मास इनटू वेलोसिटी है। अच्छा, अ, किस मोशन, मोशन समझते हैं? यस सर। किस टाइप के मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी बदलते रहता है? सर आपने हिंदी में सर्कुलर पढ़ाई मोशन की है। है या फिर इंग्लिश में पढ़ाई की है?
सर ग्रेजुएशन तक तो इंग्लिश मीडियम में किया था, बट हाँ यहाँ पर हिंदी मीडियम से दे रहा हाँ, हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि आपको सवाल समझ में आ रहे नहीं, हाँ, उसकी जानकारी के लिए। तो नहीं आ कौन रहा है। सा स्पीड है, मोशन है, जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट होता है पर वेलोसिटी बदलता रहता है? सर सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होता है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर, जनरली सर इक्वेटर टू पोल चेंज होता है। हाँ, तो फैक्टर्स बताइए। कुछ फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो उसमें उसमें जो 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 मानक होंगे वही उसका फैक्टर होगा। ये सर मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। मास पे? ब्लंडर कर रहे हैं आप तो। सर मास तो सर कांस्टेंट है, बट रेडियस पे रेडियस और किसी मतलब चीज? हाइट हाइट के अकॉर्डिंग सर चेंज होता है। अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर हाइट जाएंगे तो चेंज होगा, और ये पे अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो हाइट चेंज होने की वजह से चेंज होता है। हाइट का दूसरा एल्टीट्यूड भी बोलते हैं क्या? यस सर, एल्टीट्यूड। तो रेडियस ऑफ अर्थ और एल्टीट्यूड पे। ठीक है। यस सर। थैंक यू बोल सकते हैं आप, अगर सॉरी कोई सर, बोर्ड थैंक यू। मेंबर बताते हैं तो। ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके। और बताइए कि ये अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी? सर 9.8 मीटर पर अर्थ के सेकंड सेंटर स्क्वायर पे, है। अभी तो आपसे डिस्कशन में पता चला कि रेडियस पे डिपेंड करता है। अर्थ के सेंटर पे तो रेडियस 0 हो जाएगा। सॉरी सर। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? सर जूल है। ओके। और टेम्परेचर को कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ डिफाइन करता है? सर थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ है, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में कहता है। ओके, टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर होता है? सर हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट टेम्परेचर एक मेजरमेंट है। अच्छा। और साउंड अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन सा यस मतलब वेव है? ये लॉन्गिट्यूडनल है, सर, लैटिट्यूडनल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है सर। अच्छा। और पिच, साउंड का पिच जो है वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन करता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ? सर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अच्छा। ये शेविंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कनकेव या सर कन्वेक्स? सेविंग मिरर के लिए सर कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। सॉरी सर, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अच्छा, श्योर कॉनकेव है? मिरर। यस सर। अच्छा, ये कौन सा लेंस है जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? सर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस सर। श्योर है? यस सर। चेक कर लीजिएगा। यस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम है सर। ओके। एक्सरे का किन्होंने डिस्कवरी किया था? नाम अभी सर ध्यान नहीं। रॉन्टजन का नाम सुने हैं? हाँ यस सर, रॉन्टगन। यस सर, थैंक यू सर। उसके बाद ये रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? सर ये नहीं पता है। अच्छा, एक यंत्र का नाम बताइए जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। सर इस सॉरी सर, अगर गेस कर सकता हूँ। हाँ, बताइए। रेक्टिफायर में भी श्योर नहीं। गुड, आप सही बोल रहे हैं, गैस आपका सही है। थैंक यू सर। ये आप वॉलीबॉल आपकी हॉबी है, यस सर। वॉलीबॉल से आप क्या सीखते हैं? सर वॉलीबॉल से सर एक तो डिसिप्लिन आता है, और चूंकि इसमें फिजिकल फिटनेस का गेम है, और मुझे लगता है कि अगर मानसिक संतुलन के लिए जरूरी है कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। अच्छा, ये वॉलीबॉल में कितने टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं?
सर 6 प्लेयर रहते हैं एक टीम में और 6 एक्स्ट्रा रहते हैं। अच्छा, 6 एक्स्ट्रा रहते हैं। उनको यस सर। कब सब्स्टिट्यूट के रूप में चेंज किया जा सकता है? क्या रूल होता है सर इसके लिए? दो सर 2 बार टाइम आउट होता है, तो हम उस टाइम पे चेंज कर सकते हैं। और एक जो सेंटर होता है जिसको लेवियोर भी बोलते हैं, तो उसको कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम है उसके लिए। ओके ओके। तो ये छह का क्या क्या मतलब कुछ नाम होता है क्या? सर 6 का तो नाम ऐसे पार्टिकुलरली नहीं है, लेकिन 3 फॉरवर्ड खेलते हैं, 3 बैक में खेलते हैं। और चूंकि इसमें रोटेट होता है प्लेयर का, तो कोई एक प्लेयर एक जगह पे नहीं रह सकता है सिर्फ सेंटर को छोड़ के। तो ऐसे आगे 2 जो रहते हैं, एक स्मैश करते हैं और एक डिफेंस के लिए रहते हैं, और एक पीछे से एक सर्विस करते हैं। तो जनरली सर ये चेंज होता है कि एक प्लेयर को सभी रोल करना होता है सिर्फ सेंटर को छोड़ के। अच्छा, ये वॉलीबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी कौन सी और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? सर इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और इसका अच्छा, ये नेट का हाइट कितना होता है मेन के लिए? तो 1 मीटर है सर। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। कितना मीटर? 1.8 मीटर सर। श्योर हैं? अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ। यस सर। हाँ 1.8 मीटर। अच्छा, ये रैली स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है वॉलीबॉल में? सर इसके बारे में तो नहीं पता है। ओके। अगर कुछ भारत और इसका नाम होता हो। भारत का वॉलीबॉल टीम का मतलब क्या स्ट्रांग एरियाज हैं? सर वॉलीबॉल टीम का लेव्योर अच्छा खेलता है, लेकिन चूंकि क्या है कि इंडिया में हाइट कम है, तो इसकी वजह से हम लोग नेट पे उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। जो कि यूएसए और यूरोपियन कंट्री का हाइट अच्छा है, जिसकी वजह से वो नेट पर अच्छा खेलते हैं। हमारा बैकएंड अच्छा है, फॉरवर्ड में थोड़ा सा हम पिछड़ते हैं उनसे। अच्छा अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं, तो कैसे इंजरी को ये किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है? सर इसके लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना होता है गेम के पहले। अगर सही तरीके से, चूंकि इसमें मेन रोल जंपिंग का है और फिंगर का यूज ज्यादा होता है, तो अगर हम एक्सरसाइज और फिंगर के टाइम में, एक्चुअली होता क्या है कि हम अगर फिंगर पे लाइटली लेते हैं बॉल को, तो कभी कभी होता है कि हम अगर स्मैश के बॉल को डायरेक्ट फिंगर लेने के लिए करते हैं, तो उसमें दिक्कत होता है। तो मुझे लगता है कि अगर सर संयम से रहें और डिसिप्लिन से करें, तो इंजरी कम हो सकता है। और इसके लिए सर मेनली प्रोटेक्ट, मतलब प्रैक्टिस ही कर सकते हैं जंपिंग। अगर प्रैक्टिस से हेल्प अच्छा, मिलेगा। ये वार्म अप भी काम आता है क्या इंजरी कम करने में? सर वार यस सर, वार्म अप तो किसी भी खेल में काम आता है, और हमको लगता है कि जनरली किसी के लाइफ में भी, मतलब नॉर्मल दिनचर्या में भी वार्म अप करना सही होता है। थैंक यू सर। हिस्ट्री ऑप्शनल। कैसे हैं आप? ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बताइए, आप हमको राष्ट्रवाद बताइए क्या होता है। सर राष्ट्र के प्रति एक भावना होती है कि लोग राष्ट्र के प्रति सामाजिक और एक आत्मीय लगाव होता है सर। तो देशभक्त क्या होंगे? देशभक्ति और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद में एक चीज यह ध्यान रखना होता है कि हम संविधान का पालन करते हुए और नियमों को देखते हुए राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम दिखाएं। और देशभक्ति में सर मुझे लगता है कि इमोशन का ज्यादा प्रभाव रहता है, वहाँ हम भावना को ज्यादा महत्व देते हैं। और राष्ट्रवाद में जहाँ की हम मानवता का ध्यान रखते हैं, लेकिन देशभक्ति में कहीं ना कहीं यह संभावना रहती है कि हम कभी नियमों से भी निकल कर भावना कुछ सही ना होते हुए कर सकते हैं। तो ये एक संभावना रहता है। अच्छा, टैगोर के बारे में बोला जाता है, कुछ बोलते हैं कि टैगोर राष्ट्रवाद के विरोधी थे, ऐसा क्या सही है क्या ये? सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये मानना था कि वो मानते थे कि राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं एक लोभ और लालच छुपा रहता है, और आदमी बिना लोभ या लालच के इस तरह से अंधभक्ति नहीं करता है। तो वो राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इसका जो तरीका था वो उसके खिलाफ थे कि जिस प्रकार से वस्त्रों को जलाया गया था,
तो वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो मानते थे कि वस्त्र को जलाना विरोध करने का तरीका नहीं है, खास करके वहां जहाँ की हम मामूली चीजों का, बुनियादी जरूरतों का अभाव है। तो उनका इस पे मत अलग था। चलिए बढ़िया है। हमको थोड़ा एक दो किताब जो है वो बता दीजिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, उन्होंने जो एक दो किताब लिखे हैं उनका नाम बता दीजिए, बुक जो लिखे हैं। सर वो नाम नहीं जाता है। एक भी नहीं पता? सर बाबा साहब का अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा। अच्छा, हमको बताइएगा बिहार में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन ऐसे प्रमुख एक दो नेता थे जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था? राष्ट्रीय आंदोलन में उनका नाम हमेशा आता है। सर इसमें जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो आजाद दस्ता बनाया गया था, तो एक हम्म। वो प्रमुख हैं, और इसमें प्रभावती देवी भी थी, हम्म। जो कि महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। और सर इसके साथ और भी अन्य नेता। चलिए। सॉरी सर अभी नाम अचानक से ध्यान नहीं आ रहा। हमको एक चीज और समझा दीजिए, अगर इतिहास आप पढ़े हैं तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, मौर्य काल को क्यों नहीं कहते हम लोग? सर गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस दौरान एक तो एक तो सर कला को प्रश्रय दिया गया था। उस दौरान कई क्षेत्र में काम हुआ था, साहित्य के भी क्षेत्र में काम हुआ था। और जिस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान को भी महत्व दिया गया था। और मौर्य काल में सर जहाँ तक था, सॉरी सर वो बात समझाइए, करना। अकबर अकबर महान कैसे, हेमू क्यों नहीं महान? सर अकबर शासक थे, और उन्होंने चूंकि वो मुगल शासक होते हुए भी उन्होंने यह समझा कि यहाँ चूंकि हिंदुओं की अधिकता थी, और उन्होंने जो नीति बनाया, तो उसमें उन्होंने ना सिर्फ अपने सिर्फ धर्म के लिए नीति बनाया, बाकी उन्होंने सुलह कुल के तहत मतलब सहिष्णुता का भी ध्यान दिया। और उन्होंने यह नीतियों में यह ध्यान रखा कि ऐसा नीति बनाया जाए जिससे कि बहुसंख्यक वर्ग को भी लाभ हो। और चूंकि इतना बड़ा साम्राज्य को संभालने के लिए यह जरूरी था कि नीतियां इस प्रकार से हो जिसमें कि सबका समाहित हो सके। अच्छा, इसीलिए अकबर महान है, तो हेमू महान नहीं थे तब? हे, सर हेमू अगर शासक होते तो उनका तुलना किया जा सकता था, क्योंकि अकबर शासक थे और हेमू उनके मनसबदार थे। तो सर मुझे लगता है कि दोनों में तुलना करना ही सही नहीं है। अच्छा, हमको थोड़ा सा कूलम्ब का नियम जो है वो बताइए, क्या कूलम्ब लॉ क्या कहता है? चलिए कोई नहीं, डॉपलर इफेक्ट बता दीजिए थोड़ा सा। डॉपलर इफेक्ट है सर कि अगर साउंड का सोर्स अगर नजदीक आ रहा है या फिर सोर्स दूर जाता है, तो उससे क्या होता है कि साउंड के फ्रीक्वेंसी में चेंज होने की वजह से उसके साउंड पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, वाइप क्यूर के बारे में जानते हैं क्या है? क्या सर? वाइप क्यूर, VIBGYOU। ध्यान नहीं आ रहा है सर, कुछ इससे रिलेटिव बताएं तो। ये लाइट में आप पढ़िएगा, अच्छा सॉरी सर, बीबीक्यू और वाइप हाँ क्यूर, हाँ वही वो हाँ प्रोनाउंसिएशन। हाँ, सर क्या सर होता है वो बताइए? लाइट को सर जब हम प्रिज्म से पार करते हैं तो वो सेवन कलर में स्केटर हो जाता है। हम्म। तो जिसमें कि वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सर उसका कलर चेंज होता है, जो कि व्हाइट लाइट को जब क्रॉस करते हैं तो वो सेवन कलर में स्केटर हो जाता है। जिमी जॉर्ज का नाम सुने? नहीं सर। आपका वॉलीबॉल ये है, जिमी जॉर्ज को सॉरी नहीं सर जानते हाँ, आप? सॉरी सर जिमी जॉर्ज है जिनको कि सबसे पहले अर्जुन अवार्ड मिला था वॉलीबॉल के लिए। सॉरी। ये तो आपको ब्लंडर अच्छा करिएगा आप। नहीं सर, हमको लगा कि अचानक फिजिक्स में चलते चलते तो ही। सॉरी। वहां भी अचानक ही हाँ होता भी है। ऐसा ही होगा। मतलब वहां बताएंगे थोड़े आपको कि हम इतिहास पूछ रहे हैं अभी, हम तो हम आइए नहीं पूछे ऐसे नहीं। हमको लगा सर कोई साइंटिस्ट का नाम बोल रहे हैं इसलिए अचानक। नहीं नहीं नहीं। हाँ, उनको अर्जुन अवार्ड मिला था सबसे पहले वॉलीबॉल में। नहीं चलिए, आपको जानकारी है वही बड़ी बात है, अच्छी बात है। वॉलीबॉल आप मतलब इसका मतलब पैशन के साथ आप खेलते भी होंगे। यस सर, स्कूल टाइम से खेलते थे। हम्म।
तो फिर उसमें क्या करियर का क्या संभावना नहीं है भारत में आगे? सर करियर का संभावना है, लेकिन चूंकि क्या है कि अभी हम एशिया में ही फिफ्थ सिक्स रैंक पे आ रहे हैं। इसका कारण जो है कि चूंकि हम इसमें अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज इसलिए पिछड़ रहे हैं कि एक तो हमारे पास हाइट का इशू है, और इसमें जंपिंग का ही ज्यादा महत्व है। और दूसरा सर क्या है कि इसको उतना बढ़ावा नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए था। अभी इसके लिए मतलब कि टूर्नामेंट हुआ, अभी हाल ही में पूर्णिया में भी हुआ था पिछले साल, जिसमें कि बिहार पुलिस और बिहार खेल प्राधिकरण दोनों का मिल के हुआ था। तो वो जूनियर लेवल पे हुआ था। तो अभी इसमें सर थोड़ा और अगर काम होगा, क्योंकि बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में कर रही है, तो एक समय बाद आएगा इसमें भी। अगर आपको आपका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पे होता है और आपको खेल का प्रभार मिलता है, जिला खेल पदाधिकारी के पद पे आप जाते हैं, तो आप वॉलीबॉल के लिए क्या करिएगा? अच्छा। सर वॉलीबॉल के लिए एक तो स्कूल में चूंकि क्या है कि वॉलीबॉल के लिए छोटा ग्राउंड ही चाहिए होता है, क्योंकि 9-9 मीटर का ही कोर्ट होता है, तो ये आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा स्कूल के कैंपस में। और दूसरा सर मुझे लगता है कि अगर इनमें रुचि हो तो हम इसके प्रति बढ़ावा कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट क्लास एक होता ही है, तो उसमें अगर हम वॉलीबॉल के प्रति बच्चे में इंटरेस्ट जगाएं, तो एक तो स्कूल से आएगा। दूसरा क्या है कि हम सर टूर्नामेंट का आयोजन करवा सकते हैं, कि जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और जो लोकल लोग हैं उनके बीच में करेंगे, तो एक तो ये होगा कि शासन और लोगों के बीच में नजदीकी भी आएगा। और दूसरा क्या है कि अगर टूर्नामेंट से लोगों के बीच में रुचि भी बढ़ता है, तो ये एक दो काम करने से सर इसमें हमको लगता है कि सुधार हो सकता है। चलिए, सही है। ये ईडी अभी चर्चा में है बहुत ज्यादा ही। यस सर। क्यों है? सर इसमें क्या है कि कोई भी आर्थिक में कोई भी वित्तीय गड़बड़ी या फिर हवाला जैसे गड़बड़ी को ईडी देखती है। मतलब और इसमें अभी सर अभी चर्चा में क्यों है? अभी क्यों, अभी इतना ज्यादा क्यों? सर अभी हाल ही में ये पश्चिम बंगाल में आईपैक करके उनका आईटी सेल है तृणमूल कांग्रेस का, तो उसके ऑफिस पर छापा मारा गया था, तो आपको जिसकी नहीं वजह लगता से। कि जब भी चुनाव होता है तो केंद्र सरकार अपनी एजेंसी लगा के उस पर कार्रवाई करवाती है? आप और म्यूट है क्या? सूरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आपकी नहीं आ रही है। यस सर। सर हाँ, अब आ हाँ जाएगी। हाँ, अब आ रही है, आ रही सॉरी। है। ऑल राइट। हाँ हम्म। सर, एक बार अगर क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। मेरा ये कहना था कि हमको लग रहा है कि अगर अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसीलिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, अपनी जितनी भी एजेंसियां वहां भेज रही हैं, लगवा रही है, कि ताकि वो वहां पे बढ़त बना सके, परेशान कर सके विपक्षी पार्टियों को। आपको नहीं लगता ये चीज हो रहा है? तो सर इसमें यह देखना होगा कि इसके लिए मतलब कि क्राइम कब रिपोर्ट की गई थी। अगर क्राइम का रिपोर्ट पहले से हुआ था, तो फिर ऐसा कहना कि इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन हो रहा है, और चूंकि अभी इलेक्शन में सर टाइम भी है, तो यह कह देना कि अचानक इलेक्शन के टाइम पे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको पहले यह देखना होगा कि यह रिपोर्ट कब किया गया था। अगर रिपोर्ट का समय और छापा का समय दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतराल नहीं है, तो फिर कहा जा सकता है। मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, केंद्र सरकार गलत नहीं है, बीजेपी जो है वो सही है अपनी जगह पे। चलिए देखिए, जी ऐसे सर, आंसर मैं नहीं देना है, देना है जिस जो ईडी का जो संरचना स्ट्रक्चर है उस पे क्या केंद्र यस सर। सरकार सही में हावी हो सकता है, तो उसको कंट्रीज जो उसका संविधान में जो संरचना दिया हुआ है, जो बातें दी गई, उसको आप करना कि नहीं, ईडी जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे देना जवाब। ईडी के बाकी ऊपर ठीक है में सर। पीएमएलए ठीक सर। कोर्ट रहता है, सुपरवाइज करता है। मामले वहां जाते हैं, फिर वहां से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील रहता है। तो बहुत सेफ गार्ड्स हैं। इस पे जाना है, ठीक है। ठीक है ये सर। सब क्वेश्चन आने वाला है, आएगा। ये प्रेडिक्टेड है सब। तो हम बस ठीक है, थैंक ये यू सर। रखना है, जो सर बताए हैं वो सारा चीज पॉइंट बताना है। ठीक है, अपना नहीं देना कि हमको तो नहीं लगता है सर ऐसा, नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, हो ठीक गया है सर। सर। बाकी आप। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत हम आपसे, लग रहा है कि आप एसडीएम के लिए एलिजिबल भी हैं, आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। तो आप, जैसा सर बोले, खेल अधिकारी के रूप में आप हैं वहाँ पे, और स्पोर्ट्स ग्राउंड पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे?
एंक्रोचमेंट की समस्या है कि नहीं है? सर इंक्रोचमेंट का समस्या वहां पर है जहां पर कि फील्ड पे खेला नहीं जा रहा है, और ये फिर बहुत दिन से उसका यूज में नहीं आ रहा है। तो इसमें सर यह प्रयास किया जाएगा, पहले उनसे बात करके कि वो लोग खुद ही विस्थापित मतलब वहां से हट जाएं। और मैं ये प्रयास करूंगा कि अगर वैसा कहीं सुविधा हो सकता है तो वहां पर, और अगर नहीं भी होगा तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चूंकि यह खेल का मैदान है तो वो खाली कर दें, और मुझे लगता है कि इसमें हो जाना चाहिए। अच्छा, दो टीम वॉलीबॉल का मैच खेल रही हैं। आप यस। लकीली वहां से डीएसपी के रूप में गुजर रहे थे और देखे कि बाद में, मैच के बाद में दोनों टीम के जो सपोर्टर्स वो आपस में भिड़ गए, तो क्या कीजिएगा आप? सर इसमें सर अगर मैं ड्यूटी पर रहूंगा तो पहले यह देखना होगा कि मेरी प्राथमिकता कहाँ है। अगर मुझे उस समय कुछ और काम के लिए जाना होगा तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ, लेकिन अगर ऐसा जरूरी पड़ता है कि उसमें मुझे हस्तक्षेप करना है तो पहले तो मैं अरे, कोशिश आप करूंगा कि डीएसपी हैं, आपको भी लगना पड़ेगा, तो फिर आम इंसान क्या करेगा? नहीं सर, इसमें क्या है कि वहां पर मैं लोकल जो भी प्रशासन है उसको मतलब आप इन्फॉर्म ही कर सकता हूँ। प्रशासन हैं। सर मैं इसमें हस्तक्षेप कर सकता हूँ, लेकिन इसमें अगर वहां पर लोकल प्रशासन कोई है और मुझे उससे ज्यादा जरूरी होगा तो आप मेरा यह लगता है सवाल प्रयास। सुने नहीं, आप उस एरिया के डीएसपी हैं यस और सर। दो टीम्स के सपोर्टर्स के बीच में भिड़ंत हो गई, आप कैसे सिचुएशन को डिफ्यूज करेंगे? सर पहले तो जो भी विवाद है उसको पहले हटाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि और उसके बाद इसका जो भी रीजन होगा यह देखा जाएगा कि अगर छोटे मोटे विवाद हैं, जिस प्रकार से खेल में कभी कोई होता है कि सर उत्साहित होकर हम ऐसा कुछ कमेंट कर देते हैं जिससे कि विरोधी टीम भी कर देती है और इससे बात बिगाड़ देती है, तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए अगर हम दोनों टीम के बीच मध्यस्थ करा दें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि यह खेल में कभी कभी उत्साह में हो जाता है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई अन्य कारण होंगे तो पहले तो मैं उनके अलग करवाऊंगा, और अगर कुछ और अच्छा, अन्य ठीक है। कारण आपराधिक आप कारण वहाँ रहेंगे तो पे इसका। फैक्ट्स की जानकारी लेंगे। सबसे पहले जाएंगे, फैक्ट्स की जानकारी लेंगे कि किस बात पे झगड़ा हुआ है। फिर उसके बाद उनको बताएंगे कि लीगली आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं ये सही नहीं है, बातचीत का रास्ता पे आइए। ठीक है। अच्छा, यस सर। ये खेल में डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा या एम्पैथी इम्पोर्टेंट होता है? सर मुझे लगता है कि डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन के साथ नहीं खेलेंगे तो मुझे लगता है कि एक तो जीतना भी मुश्किल होगा, और अगर हम जीत भी गए तो कई बार ऐसा होता है कि जीतने के बाद भी आरोप लगते हैं, जिस प्रकार से सर क्रिकेट में ही देखा गया था कि एक बार मैथ मतलब कि स्टीवन स्मिथ के साथ, और फिर जिस प्रकार से, सॉरी सर नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैथ्यू उनको हेडन। यह आरोप लगा था। हाँ, वो उनको आरोप लगा था कि वो बॉल के साथ कुछ टेम्परिंग करके ऐसा कुछ कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी था, क्योंकि जीतना अलग बात होता है, लेकिन सही तरीके से नहीं करें तो इस पे अच्छा, गलत ये हो आप जाएगा। वॉलीबॉल खेलने के लिए आप मान लीजिए इंटरेस्टेड हैं, और गवर्नमेंट फंड्स लेकिन आप देख रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है, आप एसडीएम हैं उस इलाके में भी, तो आप क्या एक्शन यस लेंगे? सर। जनरली वॉलीबॉल का। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो शाम को खेलते भी हैं, लेकिन आपको लगा यस कि स्पोर्ट्स फंड मिसयूज हो रहा है, तो आप क्या एक्शन लेंगे? सर, मैं ये क्वेश्चन समझ, स्पोर्ट फंड मिसयूज हो रहा है किस क्षेत्र में, मतलब ऑफिशियल के द्वारा किया जा रहा है या फिर? ऑफिशियल के द्वारा ही होगा, गवर्नमेंट फंड आम इंसान तो नहीं मिसयूज कर सकता है। तो मतलब वो निजी कार्य के लिए यूज कर रहे हैं फंड को? मिसयूज में सब कुछ आ जाता है। नहीं सर, वो मेरा पूछने का मतलब ये था कि वो स्पोर्ट्स के लिए ही मिसयूज कर रहे हैं या फिर किसी अन्य क्षेत्र में। मैं सर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर अच्छा, एक बार ठीक फिर है। से क्लियर। मतलब आप, आपके क्षेत्र में स्पोर्ट्स का जो फंड है वो सही यस से सर। इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, तो आप यस सर। क्या क्या स्टेप होगा एज एसडीएम? सर पहले तो इसका जांच करना चाहिए कि इसमें मिसयूज हुआ भी है नहीं, और अगर मिसयूज हुआ है जांच तो के लिए कोई इसके लिए। स्पेसिफिक टर्म है? ऑडिट बोलते हैं उसको। सर ऑडिट, हाँ। ओके।
अगर तो सर पॉलिटिकल ऑडिट, प्रेशर बहुत ज्यादा आप पे आ रहा है कि नहीं ये सब ऑडिट ऑडिट मत करवाओ, तो क्या करेंगे आप? सर पॉलिटिकल प्रेशर कितना भी आएगा वो लिखित में नहीं देंगे, और अगर लिखित में नहीं देंगे तो मैं किसी भी प्रकार से उनके दबाव में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो मैं करूँगा। ओके, ठीक, थैंक यू। आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू सर। ठीक है, आई थिंक हम लोग सेशन के क्लोज पे भी जा रहे हैं। अगर पार्टिसिपेंट्स सभी को डाउट्स पूछना है, सर भी अवेलेबल है। और आपका ओवरऑल अच्छा रहा, मतलब फिजिक्स में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। और यस। ये करंट अफेयर्स वगैरह भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। बाकी आपका प्रेजेंस अच्छा है, ठीक है। और वॉलीबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कि आपका पैशन भी दिखता है, ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, बेस्ट विशेस। सर कुछ ऐड करेंगे? और नहीं नहीं नहीं, बाकी आपका आपका हॉबी जो है वो बहुत अच्छा से तैयार है। फिजिक्स का सर जो हिस्ट्री में, थोड़ा सा जो है वो देख लेना है उसमें, किसमें ये सर? फिजिक्स 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 यस सर। सर वो ज्यादा फूला नहीं मुला पूछेंगे। अचानक आ गया तो थोड़ा वो दिमाग से उतर गया। नहीं नहीं, कोई नहीं, तो यही से पूछेंगे वो सिंपल सिंपल। हाँ, तो थोड़ा वो सा हमको हम्म। हिस्ट्री में लग रहा है कि काम करना और जरूरी है। हाँ, लेकिन हिस्ट्री में अगर आप फैक्चुअल पूछेंगे तो नहीं जवाब दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिजिक्स में आपसे थोड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल पूछेंगे, उसमें आप नहीं जवाब दीजिएगा तो गलत इम्पैक्ट जाएगा, थोड़ा वो देख लीजिए। बाकी ओवरऑल यस सर। ठीक है। और अपना मंतव्य नहीं देना है कभी भी। अगर पॉलिटिकल कोई भी क्वेश्चन आए तो उठा के एकदम संविधान का दो चार गो बात लिख देना है, रख देना है कि नहीं सरकार जो, ऐसा नहीं कि मेरा तो ये मानना है, ऐसा नहीं। आपके मानने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता सर, उल्टा इन्हीं के नुकसान लिए हो जाएगा तैयारी आपके करने वाले मानने थे से। कंटेंट। यस सर। है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। किन्हीं थैंक यू को सर। डाउट्स है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट्स डाउट ले लेते हैं, फिर उसके बाद विल रैप इट अप। कोई डाउट नहीं है? फिर 12 सर लोग क्या कर रहे हैं, मतलब 2 लोग सर तो एक हम ही लोग हैं, क्वेश्चन था 10 लोग मेरा। क्या कर रहे हैं? हेलो। राकेश कुछ पूछ रहे हैं। हम्म। हाँ, सर इकोनॉमिक्स को तैयार करने के लिए सर क्या किया जाए, क्योंकि अभी मैं एक मॉक इंटरव्यू दिया था और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हुआ, मैं पूरा ब्लैंक हो गया वहाँ पे, क्योंकि मैं अपने बेसिक्स जो है वो तैयार करके गया था, लेकिन फिंकस के विषय में पूछ दिए और थोड़ा थियरी वगैरह पूछ दिए सर, याद नहीं आ रहा था उस टाइम, और पढ़े भी नहीं है ग्रेजुएशन में, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में। में मतलब बहुत ज्यादा ही वास्ट आपसे इसका मतलब पूछा दिया गया, वहां पे ऐसा नहीं पूछा जाएगा। बस सिंपल सी वही इन्फ्लेमेशन, जो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, हाँ। मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है। सर पूछा गया था अ, सिंपल। हम्म। क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक दो पूछिए हमसे, देखते हैं अगर हमको आता नहीं सर आता है। सर पूछा गया था अर्थशास्त्र क्या है, तो मैंने बताया था कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हम्म फिर बोले कि आलोचना बताइए, उसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। हम्म तो मैंने बोला कि सर ये केवल धन का विज्ञान बोला गया है, इसमें उपभोक्ता व्यवहार वगैरह को शामिल नहीं किया गया है, हम्म या फिर बेरोजगारी या और जो मुद्दे हैं। हम्म। उसके बाद वो बताने लगे पूरा तो आपको विशेष। सिंपल इसे जवाब देना कि जब जब ये सब चीज आई थी तो बहुत सारी चीज इवॉल्व हुई, धीरे धीरे और भी चीज इसमें जुड़ते गई, इसीलिए इसे तो शुरुआती दौर था एडम स्मिथ का जो था, वो सब ऐसे बोलना चाहिए था आंसर को। नहीं आ रहा था इतना, चिल रही है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं जो मौके में पूछा वहां भी पूछेगा। अब बेसिक जो है वो तो सही रहना चाहिए आपका। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे उसमें तो हॉबी से, आपका आवाज आपकी नहीं आ हॉबी, रहा एक हॉबी से पूछा गया था कि आपकी हॉबी बच्चों के साथ बात करना है। है। तो ये बताइए कि जो बच्चे हैं उनके विकास कैसे होता है, स्टेजेस बताइए। हाँ, तो और ये सर तो पूछना मुझे, ही है, ये तो पूछना ही है। अगर तो नहीं सर आया उसका तो मतलब, उसको सर्च कर लीजिए। सर्च कर लीजिए। क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा सर। तो मैं बोले कि मतलब, सर कैसे हाँ विकास हाँ का बताइए। मतलब सर, हम बोले कि सर विकास का मतलब कैसे आप पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कैसे क्या करते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कुछ बताएंगे। तो उनके बगल में एक तो जो चेयरमैन सर के बगल में जो बैठे हुए थे, तो हम्म बोले कि स्टेज बताइए। तो हम बोले कि सर 0 से 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको शिशु बोला जाता है। तो बोले, वो जो चेयरमैन सर से बोले ये नहीं, कब बोलता है कब खेलता है। तो मैंने बताना स्टार्ट किया।
तो आप आप लेकिन कारण उसका 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 रीजन ये है कि आप हॉबी का दायरा बहुत सीमित कर दिए हैं, केवल बच्चों से बात करना। तो आप बच्चों से रिलेटेड जितना है, एससीडीएस के स्कीम है, जितना इनिशिएटिव है, सब आपको जाके पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम खाली और बात कर रहे हैं तो हमसे पूछ ले बच्चा का साइकोलॉजी क्या होता है, चाइल्ड और ये सब सर साइकोलॉजी। एक मेरी एक हॉबी और है टीचिंग में। मेरा मन तो टीचिंग में ही लगता है, लेकिन सर पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए, तो ये सोचते हैं कि फिर से सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे। कोई सब्जेक्ट बताऊंगा तो, जैसे फिजिक्स मेरी हॉबी थी, फिजिक्स पढ़ाना। अच्छा। फिर तो नहीं नहीं, 1 मिनट बात कर लेते हैं इसके लिए। देखिए ये मॉक्स वगैरह में जो आपको क्वेश्चन मिलता है, जैसे ये डेवलपमेंट स्टेजेस जो है, ये एंथ्रोपोलॉजी में भी होता है, जियोलॉजी में भी होता है। तो आप थोड़ा सा अगर सर्च कर लेंगे डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और मतलब हर हॉबी जो है वो अपने आप में खतरनाक हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो आपसे आपके मामा जी का नाम पूछ रहे हैं या अपने मामा जी का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए जिसमें आप कंफर्टेबल है उसको रखिए, और मॉक्स के माध्यम से क्वेश्चंस का दायरा जो आपको मिलता है उसको पॉजिटिवली लीजिए और उसका आंसर्स ढूंढिए। ठीक है। पर टीचिंग ही रखना सही रहेगा। तो टीचिंग फिर रख के मॉक्स देकर देख लीजिए। मतलब एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं। टीचिंग से जनरली क्या होगा कि फिर उसके बाद क्या आप पढ़ाते हैं, फिजिक्स, तो फिर आप तो ऑलरेडी आपका इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद आई थिंक आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है ना। नहीं सर, रेलवे में जॉब करते हैं। मैं इकोनॉमिक्स ही मेरा ग्रेजुएशन है वो। हाँ, और ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री है। तो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री दो आप ऑलरेडी है, और टीचिंग में आप फिजिक्स करेगा तो एक तीसरा सब्जेक्ट आप उठवा लीजिएगा बोर्ड से। ठीक है। तो वो जी देख सर। लीजिएगा फिर किस तरीके से करना है। फिजिक्स मतलब ऐसा नहीं है, फिजिक्स का फिर कर लीजिए जो आप हम लोग मॉक्स में जो सवाल पूछते हैं फिजिक्स का, वो तैयार कर लीजिए फिर। तो सर अभी जो पूछा गया था अभी, वो सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है तो लेकिन फिर। सर डर लगता है कि फिर से पढ़ना पड़ सर जाएगा। नहीं तो ये सब ये तो मतलब बिल्कुल करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। चार बिल्कुल सेफ नहीं चल सकते हैं कि ये प्रणव सर ही तो कल बोले उनका 4 इंटरव्यू 4 ऑप्शन ये हॉबी बदला है, तो ऐसे ही थोड़ी होता है, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है। घबराहट तो रहता ही है। और सर इकोनॉमिक्स के लिए जो थिंकर्स हैं, उनको सर कैसे तैयार करें? थिंकर्स, उनकी आलोचनाएं वगैरह। नहीं, उतना नहीं जाते हैं, मतलब एडम स्मिथ वगैरह पे थोड़ा बहुत रहते हैं, लासाइस फेरे, फ्री मार्केट, थोड़ा बहुत ये सब देख लीजिएगा। और बाकी हम्म, ठीक रहता है। इकोनॉमिक्स में जनरली वो इंडियन इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा रहते हैं। जैसे ये कीन्स वीन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, हाँ, और जैसे सर किन्स। बताए हाँ। हैं एडम स्मिथ, दो चार जो है ज्यादा फेमस, उसको देख लीजिए, बाकी नहीं। हाँ। सर अरविंद बोल रहा हूँ। और सर फार्मूलास वगैरह तो नहीं ना पूछेंगे? फार्मूला फार्मूला किस टाइप का फार्मूला आप बहुत बता रहे हैं? जैसे इकोनॉमिक्स में कई फार्मूलास भी होते हैं पढ़ने के लिए, जैसे एक पेपर ही पूरा होता है स्टैटिक्स का। नहीं नहीं, उतना नहीं जाएंगे। उतना और नहीं। जाएंगे तो फिर सॉरी बोल दिएगा, क्योंकि आपको फिर लेकर आना है अपने एरिया में 6-7 एरिया उनसे सवाल पूछने का। ठीक है। और वो 2-3 मिनट आपको ग्रिल करेंगे, उस समय थोड़ा सा सरवाइव कर जाइएगा। फिर उसके बाद 6 मिनट आएंगे, उस समय फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है। जो आपको घबराहट लग रहा है उसका तैयारी कर लीजिए, जैसे आप बोल रहे हैं स्टैट्स, इसका जो लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होता है कि मतलब जो उसके सबसे आसान सवाल जो होते हैं वो आप कर लीजिए। अगर आप हमसे डाउट पूछ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो एरिया के बारे में आपको अवेयरनेस है, तो उससे जो सबसे आसान सवाल पूछे जा सकते हैं जो सतही ज्ञान से भी हो जाए, उतना कर लीजिए। और फिर उसके बाद उस जगह उस टॉपिक को क्लोज कर दीजिए कि हाँ ठीक है, इतना कर लिए, इससे आगे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। ठीक है। इस तरीके से करके पूरा आपको कंप्लीट करना है ना सारे डायमेंशंस। कब है आपका इंटरव्यू? 23 फरवरी को सर। अच्छा, फिर तो बहुत टाइम है। फिर थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए। मतलब अगर घबराहट है तो घबराहट को मिटाने का एक ही तरीका होता है, मेहनत, एक्शन। तो थोड़ा 1-2 दिन देकर जो जो चीज़ में आपका घबराहट है उसको थोड़ा चैट जीपीटी और प्रीवियस जो ट्रांसक्रिप्ट्स है उसकी मदद से। लेकिन हम लोग जो सवाल पूछते हैं इकोनॉमिक्स में वो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है। जो जिस चीज़ का आप तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं
वो चीजें हैं जो कि मतलब अगर कोई इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वहां बैठ गया और उसको ये मैंडेट है कि नहीं आप तंग करो, तब वो करेंगे। ठीक है। जी सर। बाकी ठीक आपका है सर, थैंक रेलवेज भी है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस में बहुत देर चलेगा। जैसे ही शुरू होगा कि आपका रेलवेज पर चला जाएगा। इतना जी आपके सर पास मैंने है असला बारूद की, मतलब उनके पास पूछने के लिए कि वो मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा माइक्रो में नहीं घुसेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये सब में। सर 7 जनवरी को मैंने 2 मॉक दिया था। एक मॉक तो मेरा बहुत खराब गया था, क्योंकि शुरुआत ही इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से हो गई थी। और दूसरा मॉक मैंने उस दिन दिया था खान ग्लोबल में। सर उस दिन कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी जानकारी की कमी थी सर। ठीक है, इसको ताकि वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए ना, जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उतना तैयार करते जाइए। बस उसमें से फिर से अगर आ गया सवाल तो वो आपका बेनिफिट हो गया। ओके सर। और बाकी जो करंट अफेयर्स में हम जो भी सवाल डाल रहे हैं वो सारा आपका करंट से इकोनॉमी का जो रेलेवेंस है। कोई भी जो जनरली अवेयर बोर्ड मेंबर रहेंगे वो तो वहीं से सवाल पूछेंगे। जी सर, उसको आप वाला सेशन सर बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो वही करने का कोशिश कर रहे थे 3-4 दिन सर। एक हम लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो उसका टाइम मैंने चेंज करवाया है अभी। तो अब ओके। कल से, आज से ही रेगुलर रहेंगे अब। ठीक है। तो इकोनॉमी पे फोकस कीजिएगा। रिया मैम भी हैं, एफ ए ओ हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि इंडियन इकोनॉमी पे फोकस कीजिए। ठीक है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी पे फोकस कीजिए। ठीक है। और अरविंद जी कुछ बोल रहे थे। अरविंद जी। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग। प्रणव सर से है कि जो इस तरह का क्वेश्चन जैसे राष्ट्रवाद और देशभक्ति वाला है, हम्म। इस टाइप का जैसे और क्वेश्चन आता है कि अशोक या अकबर दोनों में महान कौन है, या हम्म। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि अकबर और हेमू में। हम्म। तो इसको कितने सेंटेंसेस में मैंने जवाब, जैसे अकबर का कुछ कार्य बता दिए या हेमू का, तो इसमें किस तरह का जो है लॉजिकली आंसर दिया जाए। दोनों को ये दिखाना है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तत्कालीन जो परिस्थिति है उसके अनुसार ये इनको माना गया है, बात यही है। उस तो समय सर वो मैं थे, इस समय हाँ। जैसे अशोक का एक आपने कहा और गुप्त काल का कहा, ये हम्म। बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। हम्म। तो इसको जैसे मैं सोच रहा था उसको कि गुप्त काल का जो ऐसे सांस्कृतिक आयाम है, हम्म। जो जैसे वहाँ पर जो उनका कालिदास और वगैरह हम्म। सब जो है, ये लिटरेचर सब। जो उस टाइम बहुत ज्यादा ही गोल्डन पीरियड था, इसीलिए बोला जाता है कि लिटरेचर बहुत ज्यादा ही हैवी था उस समय का। और तो कालिदास जैसे महान विद्वान थे बहुत सारे। अलग अलग आयुर्वेद भी बहुत ज्यादा ही चरमोत्कर्ष पे था। हर क्षेत्र में वो आगे था, इसीलिए थोड़ा मोड़ ही से ज्यादा आया था, ये एक बोलना है। मोड़ में भी था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, तो इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड बोलेंगे। लेकिन ये भी तो डिनाई नहीं करना कि मौर्य काल खराब था। बस उसमें भी बोलना ये है, लेकिन इसके तुलना में सर यहाँ पे ये एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा अच्छा कोई ना, आप हमसे बात कर लीजिए ना, फोन पे बात कर लीजिए आप। है। बात करते हैं आपसे कल हम। संडे भी है। अरे थोड़ा डायरी राइटिंग तो मैं कभी किया नहीं हूँ अभी, इससे पहले तो क्रिकेट रख रहा था, अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए डायरी राइटिंग का कुछ हमको बताइए। मुझे बस इस सर बार तो नहीं बताए हैं, बोलना। चैट जीपीटी में मारिए सर्च। डायरी राइटिंग क्या है, क्या लिखते पहला थे। ही सवाल हम भी एक बार रखे थे, डायरी राइटिंग दीप्ति मैम का बोर्ड था, पहले ही सवाल पूछे थे आपका ही है या फिर कोई बताया है लेने के लिए। हम्म। तो वहीं से शुरू होता है। ठीक है। जी सर, तो डायरी राइटिंग के बारे में सर वो चैट जीपीटी वगैरह मैं किया हूँ सर, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे लग रहा है कि शॉर्ट है, सोर्स जो है ना शॉर्ट हो गया है मेरा, उतना पर्याप्त ये नहीं तो रहा। फिर बनावटी है हम लोग का। देखिए जनरली क्या होता है, जैसे हम मेरे जैसे आपके जैसे व्यक्ति जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो कोई आज तक पता ही नहीं चलता कि हॉबी है क्या हम लोग का। सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो जी तो नेचुरल तो आएगा नहीं, वो पता चलेगा ही। लेकिन उसमें थोड़ा सा तैयारी कर लेना कि डायरी राइटिंग बहुत अच्छे अच्छे जो विद्वान थे या जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन कौन थे जैसे डायरी लिखते थे। डायरी लेखन से आपको क्या शांति मिलता है, साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नए लोगों को डायरी लिखना चाहिए। गूगल कीप आ गया है अब, तो हम डायरी क्यों लिखे। ये सब क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अब जितना डिजिटल युग है, लोग टैब पे मार देंगे, टैब पे लिख लेंगे, तो आप डायरी लिख के क्या करिएगा। फिर आपका जी हो सर। सकता है डिजिटलाइजेशन पे चला जाए। फिर आपका हो सकता है पांडुलिपि की तरफ चला जाए। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बनने के लिए तो बहुत हो सकता है, लेकिन आप सतही जो सर बोले हैं वो थोड़ा देख लीजिए। और जो लोग डायरी लिखते हैं वो लोग जनरली अपना वीकनेस भी उसमें लिखते हैं।
तो फिर हम्म। पूछेंगे। तब फिर डायरी राइटिंग इंट्रोवर्ट लोगों का ये होता है, हॉबी होता है जनरली। तो फिर वो इंट्रोवर्ट आप हैं कि नहीं हैं ये टेस्ट करने के लिए जैसे ही वो 4 सवाल पूछेंगे और वो आप डायरी राइटिंग नहीं करते तो आप वहीं पे एक्सपोज हो गए, क्योंकि इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज जो है वो नहीं आप डिस्प्ले कर रहे हैं। तो वहीं से तुरंत कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है डायरी राइटिंग के केस में। क्रिकेट वगैरह बहुत सेफ हॉबी रहता है, क्योंकि मतलब हमको एक्सपीरियंस से यही समझ में आया है कि जो न्यूज़ में चल रहा है उससे वो सवाल पूछ लेते हैं, क्रिकेट की हॉबी खत्म हो जाती है हम्म। जनरली। तो ये सब थोड़ा सेफ है। और क्रिकेट यार, क्रिकेट बोलता हूँ, पता नहीं मुझे देख करके यूं पूछता ही नहीं है आगे कुछ, बोलता अच्छा अच्छा ठीक है। फिजिकल एफिशिएंस के कारण बोल रहे हैं अरविंद जी। हम ओके, लोग के वहाँ साथ पे भी। हम लोग सर साथ तैयारी करते थे। मैथिली लिटरेचर मेरा भी था, इनका था तो। तो वॉचिंग क्रिकेट कर दीजिए, प्लेइंग क्रिकेट हम्म। मत कीजिए। खेल इतना ओके पसंद सर। है। जी जी सर। कोई नहीं अरविंद भाई, इस बार बेरा पार है, हम आपको बताए हैं ना। हाँ। अरे, अच्छा मेरे वो एनओसी वाला मेरा सोल्यूशन हो गया सर, वो बहुत बढ़िया से एक्सेप्ट ले लिया मेरा। हो जाएगा हो जाएगा, उसमें हम तो बताए थे। जी। चलिए चलिए, ठीक है। और मेरे केस में मेरा हॉबी नहीं था क्रिकेट, फिर भी हमसे एक बार एक इंटरव्यू में एकदम खूब क्रिकेट पे सवाल पूछा। वो तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे जो बच गए। हम तो एक सर इंसिडेंट देखे थे सीडीपीओ के इंटरव्यू में। एक व्यक्ति से केवल फिल्म के बारे में ही पूछा गया, ना उनका हॉबी ना कुछ, लगातार पूरा पूछा गया फिल्म के ही बारे में। करते हैं वो लोग इस तरीके से। हाँ, तो वो देखना चाहते हैं, लेकिन हालांकि उसको इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला। हाँ, हम्म। बिल्कुल। वो देखते हैं कि अगर आप मतलब कोई नया चैलेंज आ जाता है तो आप उस समय साथ में पार्टिसिपेट किए कि नहीं किए। जैसे हम्म। कोविड-19 जब आया था तो आप नहीं बोल सकते थे। कोविड-19 एक ऐसा सिनेरियो था जिसमें कि सबके लिए उतना ही नया था। हम्म। इसीलिए प्ले अलोंग सबसे इम्पोर्टेंट स्किल रहेगा। चलिए, ओके। ठीक है सर। थैंक यू। ओके। ओके। कोशिश करेंगे कल भी हम जुड़े, अच्छा लगता है आप ऐसे लोगों को गाइड करना, आप तो कर ही रहे हैं सर। फिर भी हम समय नहीं निकालते हैं, कोशिश करते हैं नहीं, कम से आज। कम मॉक में हम रहें, अवेलेबल रहें। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब आपसे बात करते हैं अभी सेशन के बाद। ओके ओके सर। ओके, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सभी लोग। प्रिया, कोई डाउट है? यस सर, कॉन्फिडेंस। उसके लिए आप मतलब बातचीत जैसे है बीच बीच में करते रहिए, ठीक है। कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस का एक ये भी तरीका होता है कि बार बार उस पे, जैसे मोटिवेशन जो है ना वो डेली बेसिस पर अपने आप को मोटिवेट करना होता है, तो उसी प्रकार से। ओके सर। और आप अच्छा आंसर करती है, मतलब कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका कई बार बातचीत भी हुई है। जो जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। ओके सर। और ये फिजिकली जाकर मॉक्स कहीं कहीं पर दीजिए ताकि पता चले। दिए है अभी तक? नो सर। ओके ओके, तो वो भी एक है ना, मतलब जब आप 2-3 काम कर लेंगे, 2-3 मॉक्स दे लेंगे तो उसके बाद फिर आपको अपने बारे में कुछ कुछ बातें पता चलेंगी कि हाँ ठीक है, इस तरीके से हम सिचुएशन हैंडल करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ठीक है। ओके सर। सर डीवी होने के बाद फिर मॉक देंगे? हाँ ठीक है, वो भी एक रीजन है आपके। और आपका तो सेकेंड स्टेज में आएगा ना। जी सर। हाँ, टाइम है। तो प्रिपरेशन ही आंसर होगा। मतलब अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए नोट्स बनाइए। एक एक कॉपी बनाइए इंटरव्यू का जिसमें कि आप प्रॉपरली क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं, और फिर आपके पास एक फॉल बैक दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ठीक है, उस किताब में या उस कॉपी में इतने क्वेश्चंस मैंने लिखा है। फिर उसके बाद उसके आंसर्स मेरे पास रेडी हैं। उससे कॉन्फिडेंस ड्रॉ कीजिए सर प्रिपरेशन ये से। हम सोच रहे हैं, हाँ, सॉरी। ये चल रहा है मेरा, मतलब ये हाँ हम हाँ, कॉपी भी बना रहे हैं और कर भी रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हॉबी वाइज भी, और राइट। डेली करेंगे। तो इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ कि तब फिर प्रोसेस आप कर रही हैं तो फिर उसके बाद हम लोगों पे छोड़ दीजिए, ठीक है। कि हम लोगों ने आगे प्रोसेस देखा है और हमें पता है कि ये प्रोसेस फॉलो करने पर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसीलिए आप
हम लोगों पर ये सोच लीजिए कि अगर हम आपके लिए कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाइए। आई थिंक ये भी एक तरीका होता है। ठीक है। थैंक यू सर। होप ओके। सो। ओके, चलिए। ओके सर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।